हेलो एवरीवन। बेटा स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का पार्ट 3 है द्रोणा सीरीज में। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने कराया था और उसमें मैंने आपको लास्ट जो टॉपिक कराया था आप याद करिए, मैंने आपको जीन इंटरेक्शन में इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस और मल्टीपल एलील प्लियोट्रॉपी, ये सारी चीजें पढ़ाई थी। तो क्या रहता है बेटा कि ये जो चैप्टर है इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक से मिलकर बना हुआ है। इसमें हर एक टॉपिक को हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। दूसरा क्या रहेगा कि ये जो चैप्टर है इससे 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो आप में से जिन बच्चों ने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा तो प्लीज बिना देखे इस पार्ट को मत देखना, बेनिफिट कम होगा। तो आपको क्या करना है, इस पार्ट को देखना है, लेकिन कैसे? पार्ट 1 पार्ट 2 देखकर। अगर आप डायरेक्ट भी देखना चाहो देख सकते हो, आपको समझ भी आएगा। पर बेसिकली हम हमेशा ये चाहते हैं कि आप मतलब किसी भी यूट्यूब के लेक्चर को अगर आप देखते हैं तो आपका सिर्फ ऐसा ना हो कि आपको थोड़ा समझ में आए, आपको वो टॉपिक पूरा कंप्लीट होना चाहिए। ये हमारा मतलब मेन गोल रहता है। तो इस चीज को देखते हुए हम लोग आगे चलेंगे और यहां से आगे बात करने वाले, तो सबसे पहले अपने बात करेंगे मेंडेलियन क्रॉस जीन इंटरेक्शन की, और ये वाले टॉपिक की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया था। पार्ट 1 में हमने मेंडेलियन क्रॉस पढ़ाया था, आपको याद होना चाहिए। उसमें मैंने बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे, गैमेट्स के, ट्रिप्लॉइड के, ट्राई हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड क्रॉस के। पार्ट 2 में मैंने आपको जीन इंटरेक्शन बताया था और ये वही टाइम था, कुछ एनएमसी का सिलेबस अपडेट हुआ था, फिर हमने क्लास को डिसकंटिन्यू किया था। अब पार्ट 3 पार्ट 4 में इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो पार्ट 3 क्या है, इसमें हम जीन इंटरेक्शन का सेकंड वाला पार्ट लेंगे, जहां पे मैं 2 जीन लोकस के इंटरेक्शन की बात कराऊंगा। मतलब क्या हुआ है कि अभी हम जैसे बात करते हैं जीन इंटरेक्शन की, तो थोड़ा सा फोकस मेरी तरफ करेंगे आप। मान लो आपके पास ये क्रोमोसोम दे रखे हैं, यस, ठीक है। तो इस क्रोमोसोम पर मान लीजिए कैपिटल ए जीन है और ये स्मॉल ए है, ये कैपिटल बी है और ये स्मॉल बी है, यस। अब मुझे बताइए, कैपिटल ए और स्मॉल ए का लोकस सेम है? कैपिटल ए स्मॉल ए का लोकस सेम है। लोकस क्या होता है सर? लोकस मैंने लास्ट आपको पार्ट्स में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो कैपिटल ए स्मॉल ए का लोकस सेम है। तो अगर मेरे पास कैपिटल ए से कोई प्रोटीन बने और स्मॉल ए से कोई प्रोटीन बने, अगर ये इंटरेक्ट कर रहे हैं तो इसको हम कहते हैं इंटरेक्शन ऑफ वन जीन लोकस। इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरेक्शन ऑफ वन जीन लोकस बोलते हैं, यस। और इसी में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? डोमिनेंस, को डोमिनेंस, प्लियोट्रॉपी, मल्टीपल एलील, इनकंप्लीट डोमिनेंस, याद है कि नहीं? तो अगर मैं एक लोकस के इंटरेक्शन की बात करूं, वो टॉपिक हम कर चुके हैं। लेकिन अगर मेरे पास कैपिटल ए की मान लो ये प्रोटीन है और कैपिटल बी की अलग प्रोटीन है, अगर ये दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो एक तरीके से क्या हुआ? 2 जीन लोकस का इंटरेक्शन हुआ, यस और नो? सोचो, 2 जीन लोकस का इंटरेक्शन हो गया। ये हम पढ़ने वाले हैं, हम ये वाला पार्ट आपका पढ़ेंगे। इसका मतलब है कि हमने 2 जीन लोकस के इंटरेक्शन की हम बात करने वाले हैं। मतलब इस जीन की जो प्रोटीन बनेगी वो इस जीन की प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करेगी। कहीं ना कहीं हम 2 जीन लोकस के इंटरेक्शन की बात करेंगे। सोचो सोचो, यस। तो ये टॉपिक हम डील कर चुके हैं, डोमिनेंस, इनकंप्लीट, कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलील, प्लियोट्रॉपी। अब हम जो डील करने जा रहे हैं वो 2 जीन लोकस का इंटरेक्शन डील करने जा रहे हैं, ठीक है। 2 जीन लोकस का इंटरेक्शन डील करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं। आपके सिलेबस में पहले मतलब 2013 से पहले कुछ ऐसे टॉपिक थे जो एनसीईआरटी के बाहर आते थे। जब हम 2 जीन लोकस के इंटरेक्शन की बात करते हैं तो उसमें एक टॉपिक होता है एपिस्टेसिस, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री जीन, है ना, एक होता है हमारे पास सप्लीमेंट्री जीन, ये वाले टॉपिक। अब क्या था? एपिस्टेसिस, कॉम्प्लीमेंट्री जीन, सप्लीमेंट्री जीन, ये जो टॉपिक है ना, इनसे नीट में पिछले 20 साल में एक बार क्वेश्चन आया, शायद 2015 या 16 में रेशियो पूछ दिया था। तो हम क्या करेंगे, इन टॉपिक्स के सिर्फ एग्जाम्पल लिखेंगे। जैसे इस एपिस्टेसिस जो होता है, एक सिंपल सी परिभाषा है कि मान लो, आप ऐसे समझना, कैपिटल टी टॉल के लिए है, स्मॉल टी ड्वार्फ के लिए।
अगर कैपिटल टी स्मॉल टी को दिखने ना दे उसे डोमिनेंस कहते हैं, लेकिन अगर कैपिटल टी आर पे इंपैक्ट डाल दे, क्योंकि लोकस अलग अलग है ना, आप खुद से सोचो भाई कैपिटल टी स्मॉल टी का क्या सेम है सर, लोकस सेम है, लेकिन कैपिटल टी अगर किसी दूसरे लोकस की जीन को मास्क करे, मास्क का मतलब होता है छुपा दे, उसे एपिस्टेसिस कहते हैं। एपिस्टेसिस की क्या परिभाषा बनेगी, एक जीन लोकस की जीन जैसे कैपिटल ए दूसरे जीन लोकस की जीन जैसे कैपिटल बी उसकी प्रोटीन को दबा दे, छुपा दे, उसे एपिस्टेसिस कहते हैं। तो इस तरह के जो टॉपिक है एपिस्टेसिस, कॉम्प्लीमेंट्री जीन, सप्लीमेंट्री जीन, इनकी सिर्फ रेशियो और एग्जाम्पल पूछता है। तो क्या हमें डिटेल में पढ़ना चाहिए, नहीं, जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा ज्यादा फोकस किस पे होना चाहिए, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पे। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पे पूरा फोकस हमारे पास होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एपिस्टेसिस क्या होता है। तो एपिस्टेसिस में हमने लिखा कि प्रोडक्ट ऑफ वन जीन लोकस मास्क प्रोडक्ट ऑफ अनदर जीन लोकस। एक जीन लोकस दूसरे जीन लोकस के प्रोडक्ट को मास्क कर रहा है। नाउ व्हाट इज डोमिनेंट एपिस्टेसिस, इसका एग्जांपल मेरे पास आएगा कुकुरबिटा पीपो। ये क्या है बेटा, कुकुरबिटा पीपो क्या होता है, ये खीरा होता है, मतलब खीरे का कलर वो आएगा। ऐसे रिसेसिव में मेरे पास कोट कलर माइस का कलर, कोट का कलर वो आ जाएगा। और इसमें आ जाएगा मेरे पास प्लूमेज क्या होता है, जैसे आपने मुर्गा मुर्गी देखा है, वो दो कलर के होते हैं, एक कलर्ड होते हैं, एक व्हाइट होते हैं, तो वही है प्लूमेज कलर इन पोल्ट्री। तो ये वो कैरेक्टर्स हैं जो मतलब बेसिकली क्या है, दो जीन से कंट्रोल होते हैं, और इनकी जो रेशियो है वो इससे डेविएट कर जाती है। जैसे अगर आपको याद हो डायहाइब्रिड क्रॉस की क्या रेशियो हुआ करती थी सर, ये होती थी। तो ये रेशियो ना आकर कुछ और आती है, जैसे कुकुरबिटा पीपो जो है इसकी अलग आएगी, इसकी अलग आएगी। जैसे इसकी आगे 9:3:4, इसकी आगे 13:3, इसकी आगे 12:3:1 मान लो। तो मेरा कहने का मतलब यह है आपको कि आपने ये जो टॉपिक है एपिस्टेसिस, इसमें क्या करना है, मान लो हम लिखते हैं डोमिनेंट एपिस्टेसिस, रिसेसिव एपिस्टेसिस, डोमिनेंट एंड रिसेसिव एपिस्टेसिस। ये एक तरह के क्या है, इंटरेक्शन है, इनकी अपनी एक एग्जाम्पल है और इनकी अपनी क्या है, एक रेशियो है। क्या सर हमें इसे डिटेल में पढ़ना है, नहीं, यस, इन्हें डिटेल में नहीं पढ़ना। कॉम्प्लीमेंट्री जीन में स्वीट पी जो है उसके कलर होता है फ्लावर का, उसकी रेशियो आ गई 9:7। और सप्लीमेंट्री जीन में हमारे पास एक दाल होती है लैब, उसका भी कलर, उसकी रेशियो आ गई 9:3:4। अब सवाल ये उठ रहा है, यहां भी 9:3:4 है, यहां भी 9:3:4 है, पर अगर माइस की बात करें तो वो रिसेसिव एपिस्टेसिस है, और अगर वो इसकी बात करें किसकी, सप्लीमेंट्री जीन, ये पल्सिस हैं बेटा, दालों में आता है, पल्सिस है ना। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल क्या करेंगे, एपिस्टेटिस, कॉम्प्लीमेंट्री जीन, सप्लीमेंट्री जीन की एग्जांपल्स याद करेंगे, फिर रेशियो याद करेंगे। नीट में मैक्सिमम अगर एनसीईआरटी के बाहर गया तो यही पूछ सकता है और नहीं पूछेगा। तो हमें डिटेल में क्या पढ़ना है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या है, दो जीन लोकस का इंटरेक्शन है। मतलब हम क्या पढ़ने वाले हैं, दो जीन लोकस के इंटरेक्शन की बात करेंगे, यस और नो। दो जीन लोकस का क्या मतलब हो गया, आप खुद देख लो। इस जीन ने मान लो ये प्रोडक्ट बनाया और इस जीन ने ये प्रोडक्ट बनाया, ये आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, यस, इसको हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं टॉपिक, इसमें हम पढ़ने वाले हैं क्या, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है, तो इसका मतलब आज का जो टॉपिक है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस से। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इनकंप्लीट डोमिनेंस और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इनकंप्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, प्लियोट्रॉपी और मल्टीपल एलील, ये इनमें एक जीन लोकस इन्वॉल्व है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब है एक से ज्यादा जीन लोकस इन्वॉल्व होंगे। सर इसको आप समझाइए, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इधर ध्यान दीजिए। सबसे पहले
अपनी बात समझेंगे व्हाट इज मीनिंग ऑफ क्वालिटेटिव। देखो वर्ड का मतलब पकड़ो, क्वालिटी, और यहां लिखा है क्वांटिटी, क्वांटिटी, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। इसको जरा समझते हैं। मतलब इनहेरिटेंस में भी एक टर्म होती है क्वालिटेटिव और एक होती है क्वांटिटेटिव। जरा समझो, मान लो ये प्लांट टॉल है, इसकी हाइट 1 मीटर है। ये प्लांट भी टॉल है, इसकी हाइट 1 मीटर है। ये क्या है, ड्वार्फ है, इसकी हाइट 0.5 मीटर है। मेरी बात सुनना ध्यान से। क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस वो होता है जिसमें चाहे 2 डोमिनेंट एलील हो किसी कैरेक्टर की या एक डोमिनेंट हो, फर्क नहीं पड़ता, वही फिनोटाइप आता है। अगर आप ये फिनोटाइप देखो, दोनों में टॉल आ रहा है और सेम हाइट आ रही है, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि जो मेंडल ने अपने लॉ दिए, मेंडल ने क्या बोला था, याद करो। मेंडल ने बोला था कि सर ये भी राउंड होता है, ये भी राउंड है और ये भी राउंड है। यस और नो बताओ। तो मेंडल ने क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस की बात करी थी, यस और नो? यस सर। तो क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस में क्या होगा, मेरे पास 2 डोमिनेंट एलील हो, किसकी, ऑफ 1 लोकस, या एक डोमिनेंट एलील हो, एक डोमिनेंट एलील हो, हमारे पास क्या सेम आएगा, फिनोटाइप सेम आएगा। क्या सेम आ गया, फिनोटाइप सेम आ गया। यहां तक समझ में आ रहा है? मतलब यहां टॉल है 1 मीटर लिखा है, यहां टॉल 1 मीटर है, ये फिनोटाइप सेम है, इसको क्वालिटेटिव कह रहे हैं। यस सर, इसको क्या बोल रहे हैं, क्वालिटेटिव कह रहे हैं। बहुत पता बेटा, ठीक है। क्वांटिटेटिव में क्या होगा, मान लो ये टॉल है, इसकी हाइट 1 मीटर है, ये सेमी टॉल है, इसकी हाइट है 0.75 मीटर। अब यहां पर ये क्या है, ड्वार्फ है, इसकी हाइट है 0.5 मीटर। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि मान लो एक प्लांट है जो उसकी में स्मॉल है, ये 0.5 मीटर का है। जैसे ही एक डोमिनेंट एलील आई, हाइट थोड़ी सी और बढ़ गई, कितनी आ गई, 0.75 मीटर। जैसे ही एक और डोमिनेंट एलील आई, हाइट और बढ़ गई, कितनी आ गई, मेरे पास कैपिटल ए कितनी आ गई, आप देख लो, 1 मीटर के आसपास आ गई। मेरा पॉइंट सिर्फ आपको यह समझाने का है कि यहां पर एक डोमिनेंट एलील है और यहां पर 2 डोमिनेंट एलील है। तो क्वांटिटी समझ में आ रहा है, क्वांटिटी, नंबर, क्वांटिटी क्या होता है, एक तरीके से का नंबर है। तो मोर डोमिनेंट एलील उतना ज्यादा ट्रेट एक्सप्रेस होगा। क्लियर है, इस बात को समझ पा रहे हो? क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस के बिना आपको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस समझ नहीं आएगा। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को समझाने से पहले 2 टर्म समझा रहा हूं। क्वालिटेटिव को उदाहरण से समझाया, उसमें नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील का फर्क नहीं पड़ता। जैसे ये भी राउंड है, ये भी राउंड है, यस, लेकिन इसमें यहां 2 डोमिनेंट एलील हैं या एक है, इसका फर्क पड़ता है। और हर डोमिनेंट एलील थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करती है। जैसे कि अगर आप यहां देखेंगे, यहां एक डोमिनेंट एलील ने 0.25 मीटर का कंट्रीब्यूशन किया, इसलिए 75 हो गया। फिर 0.25 और ऐड हुआ। फिर एक बच्चा पूछेगा सर ये 5 कैसे है? ये तेरे को नहीं देखना है, तेरे को तो ये देखना है कि मान लो रिसेसिव एक बेसिक वैल्यू है, 0 मान लेते हैं भाई, 0 क्यों लिखेंगे, 0.5 एक बेसिक वैल्यू आ गई, उस पर जैसे जैसे डोमिनेंट एलील ऐड हो रही है, जैसे ये डोमिनेंट एलील हुई 0.25 ऐड हो गया, एक और डोमिनेंट एलील हुई, फिर 0.25 ऐड होके 1 आ गया, तो इसको हमने क्वांटिटेटिव बोल दिया। ठीक है, तो ये हम करेंगे। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को समझने के लिए आपको एक बेसिक सी बात समझनी पड़ेगी। हम लोग नॉर्मली जब थे ना बेटा क्लास 12th में, तो कैसे याद करते थे, प्लियोट्रॉपी का उल्टा है। प्लियोट्रॉपी क्या होता है, एक जीन ने एक प्रोडक्ट बनाया, उसके मल्टीपल फिनोटाइपिक इफेक्ट है। इसका उल्टा क्या होगा, एक से ज्यादा जीन लोकस अगर एक सिंगल फिनोटाइप के लिए काम कर रहा है, सिंगल कैरेक्टर के लिए काम कर रहा है, उसे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। मतलब क्या हुआ, व्हेन मोर देन 1 लोकस, एक से ज्यादा लोकस कंट्रीब्यूट करें, किसके लिए, कंट्रीब्यूट फॉर, किसके लिए कंट्रीब्यूट करें, सोचो, कंट्रीब्यूट फॉर 1 फिनोटाइप,
एक सिंगल फिनोटाइप के लिए कंट्रीब्यूट करे, वन कैरेक्टर बोल सकते हैं, फिनोटाइप नहीं, वन कैरेक्टर, क्योंकि कैरेक्टर होता है स्किन कलर, है ना, उसके अलग अलग फिनोटाइप बन सकते हैं एक कैरेक्टर के लिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो, ध्यान से देखेंगे, मेरी बात समझना। जैसे मान लो मेरे पास, इधर ध्यान दे बेटा, यहां पे समझना, मान लो मेरे पास, इस चीज को समझो, जैसे मान लेते हैं ये एक लोकस है, ये लोकस दिख रहा है आपको, ये एक लोकस, ये लोकस दिख रहा है, पहले बताओ लोकस कितने हैं इसमें, आपको कितने लोकस दिख रहे हैं सर? एक लोकस, दो लोकस, तीन लोकस, तीन लोकस है। ठीक है, जो डोमिनेंट एलील है वो थोड़ा सा मेलानिन बनाती है, समझना बेटा, वो थोड़ा सा क्या बनाती है? मेलानिन, मेलानिन से स्किन कलर आता है। अब जो ये वाली डोमिनेंट एलील है, इसने भी क्या किया? थोड़ा सा क्या बना दिया? मेलानिन बना दिया। ये वाली डोमिनेंट एलील है, इसने भी क्या किया? मेलानिन बना दिया। ठीक है, मेरी बात समझना, मैं इसके एग्जाम्पल में आपको क्या बताऊंगा? स्किन कलर बताऊंगा। इसके कई एग्जाम्पल होते हैं, तो इस एग्जाम्पल को देखने से पहले मैं आपको एक दो चीजें बताता हूं, सुने। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब है एक, दो, तीन, एक से ज्यादा जीन लोकस मेलानिन बना रहे हैं। मेलानिन क्या देगा? स्किन कलर। तो एक से ज्यादा जीन लोकस किसी एक कैरेक्टर, जैसे कि स्किन कलर हो गया, जैसे कि ह्यूमन हाइट हो गई, जैसे कि मिल्क प्रोडक्शन हो गई, इनके लिए कंट्रोल, मतलब एक से ज्यादा जीन लोकस, जैसे ये तीन लोकस स्किन कलर के लिए काम कर रहे हैं, ह्यूमन हाइट, आईक्यू हो गया, ह्यूमन का आईक्यू हो गया, मिल्क प्रोडक्शन इन एनिमल हो गया। ऐसे कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, ऐसे कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जिनके लिए ये क्या करता है? कोड करता है। ठीक है, जिनके लिए क्या करता है? ये कोड करता है। यस और नो बताइए, बताइए बेटा, यस और नो। तो डेफिनेशन आपके सामने क्लियर है कि व्हेन मोर देन वन लोकस कंट्रीब्यूट फॉर वन कैरेक्टर, स्किन कलर, ह्यूमन हाइट, आईक्यू, मिल्क प्रोडक्शन इन एनिमल, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीजेनिक बोलते हैं। जरा समझने की कोशिश करें। जैसे फॉर एग्जांपल ये डोमिनेंट एलील है, इसने मेलानिन बनाया, इस डोमिनेंट ने भी बनाया, इसने भी बनाया। अब ये तीनों का मिलके मेलानिन ज्यादा हो गया, स्किन में मेलानिन ज्यादा हो गया, तो ज्यादा स्किन में डार्कनेस आ रही है। ऐसे ही अगर आप यहां देखो बेटा, यहां देखो एक बार, यहां देखो, यहां इसने मेलानिन बनाया, ये भी डोमिनेंट है, ये भी बनाएगी, ये भी बनाएगी, ये भी बनाएगी, ये भी बनाएगी, ये भी बनाएगी। तो अगर आप ध्यान से देखें, इस जीन ने मेलानिन बनाया, इसने मेलानिन क्या होता है? स्किन कलर देता है। तो इससे तो बहुत सारा हो गया ना। तो मेरा पॉइंट सिर्फ आपको यह समझाने का है, व्हाट इज पॉली। पॉली का मतलब बहुत सारी जीन्स, इनहेरिटेंस। तो एक से ज्यादा जीन लोकस, एक, दो, तीन, किसी सिंगल कैरेक्टर के लिए कोड कर रहे हैं, उसे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस करे। एनसीईआरटी इस टॉपिक को ऐसे बताती है, यदि आप ह्यूमन हाइट देखो या ह्यूमन स्किन कलर देखो, क्या मेंडल जैसी चीजें दिखती हैं? मेंडल ने क्या बताया था? मेंडल ने बोला था या तो टॉल होगा या डॉर्फ होगा, दो ही पॉसिबिलिटी है। तो क्या ऐसा दिखता है पर्सन कि बिल्कुल डार्क है, ब्लैक है, या बिल्कुल व्हाइट है? नहीं, मुझे बीच के भी कुछ कलर दिखते हैं। यस। तो ऐसे ही ह्यूमन हाइट में क्या 6 फीट 4 फीट ऐसा कुछ है? नहीं। हमारे पास हाइट कैसी है बेटा, खुद बता। हाइट में मेरे पास मतलब बीच की हाइट भी है कई। यस सर। तो इसका मतलब कई कैरेक्टर ऐसे होते हैं जिनको एक से ज्यादा जीन लोकस कंट्रोल करता है, और हर डोमिनेंट एलील थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करेगी। जैसे यहां पर मैंने 3 डोमिनेंट एलील देखी है, उन्होंने ये थोड़ा थोड़ा मेलानिन बनाया। ये रिसेसिव एलील मेलानिन नहीं बना रही। यहां पर 6 डोमिनेंट है, ज्यादा मेलानिन बन गया। ये चीज समझ में आ रही है? तो यहां पर आपको समझना पड़ेगा, यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं, कैरेक्टर्स लाइक स्किन कलर, ठीक है, ह्यूमन हाइट, इनमें क्या होता है? ह्यूमन हाइट, इनमें क्या होता है? टू एक्सट्रीम फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती। इनमें क्या होता है? एक रेंज ऑफ मिलता है, एक रेंज मिलती है। किसकी रेंज मिलती है? किसकी? फिनोटाइप की। ऐसा नहीं मिलता है कि एक बिल्कुल टॉल है, एक बिल्कुल डॉर्फ है, एक रेंज मिलती है। ठीक है, और ये कंट्रोल होते हैं किससे? कंट्रोल बाय
मोर देन 1 जीन लोकस। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? क्या ये बात समझ में आ गई? और इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या समझना हमने, कि जितनी ज्यादा डोमिनेंट एलील होगी उतना कंट्रीब्यूशन होगा। मोर इज डोमिनेंट एलील, मोर इज कंट्रीब्यूशन, उतना ज्यादा क्या आएगा? मेलानिन आएगा। क्या ये पॉइंट्स आपके दिमाग में बैठ गए? क्योंकि बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स है बेटा, ये दिमाग में बैठने चाहिए। ठीक है, अब जरा इस बात को हम ऐसे समझते हैं। देखो, एक क्वेश्चन से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर हम बात कर रहे हैं, ये क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस है। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है, आप खुद से देखो, आप मुझे बताओ, स्किन कलर, मान लो ये जीन लोकस क्या कंट्रोल कर रहा है? स्किन कलर। ये वाला जीन लोकस क्या कंट्रोल कर रहा है? स्किन कलर। ये भी तो एक से ज्यादा जीन लोकस सिंगल कैरेक्टर के लिए पॉलीजेनिक है। दूसरा चीज, क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है, कि जैसे मान लो कैपिटल ए है तो थोड़ा मेलानिन आ रहा है, लेकिन कैपिटल ए और कैपिटल ए दोनों है तो ज्यादा मेलानिन आ रहा है। इसे ही तो क्वांटिटेटिव कहते थे। यस और नो? तो अब हम ये कह रहे हैं कि इनमें पूछा जा रहा है सेम फिनोटाइप क्या होगा। कैसे देखोगे? देखो, यहां कितनी डोमिनेंट है? 1 2 3 4 है। यहां कितनी है? 2। तो सेम फिनोटाइप होगा? नहीं हो सकता। फिनोटाइप मतलब क्या सेम कलर आएगा? स्किन का नहीं आ सकता। यहां कितने हैं सर? 2 है। यहां कितने हैं? 2। यहां हो सकता है, यहां 2 है। यहां कितनी है? 2 डोमिनेंट है। यहां कितनी है? 1। यहां कितनी है सर? यहां 2 है। यहां कितनी है? 4। तो आपको समझना पड़ेगा, इसमें 2 डोमिनेंट है, इसमें 2 डोमिनेंट है। लोकेशन भले ही अलग है, यहां कैपिटल ए वाला और बी डोमिनेंट है, यहां दोनों बी डोमिनेंट है, पर इनका फिनोटाइप सेम आएगा। यही है आपका पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। यस, आपको समझना पड़ेगा, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इज अ टाइप ऑफ क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस कहता है नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील मैटर करेगी। जितनी ज्यादा डोमिनेंट एलील होगी उतना कैरेक्टर शो होगा। जैसे यहां पर 4 डोमिनेंट है, यहां ज्यादा शो होगा। यही क्वालिटेटिव होता, अगर आपको याद हो, ये भी टॉल राउंड था और ये भी टॉल राउंड था। अकॉर्डिंग टू मेंडल, अगर हम मेंडल की बात करें तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। नो डिफरेंस इन फिनोटाइप। ये मेंडल के अनुसार है, ये मेंडल के अनुसार है। लेकिन अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव की, अगर हम बात करें, क्योंकि मेंडल वाला कौन सा है सर? क्वालिटेटिव है। वो कौन सा है? क्वालिटेटिव है, जिसमें सिर्फ क्या फर्क पड़ेगा? यह डोमिनेंट होनी चाहिए। कितनी डोमिनेंट है ये फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्वांटिटेटिव की अगर आप बात करते हो तो आप काउंट करो, यहां 2 है, यहां 1 2 3 4 है, तो नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील से फर्क पड़ने वाला है। यस और नो? यस। तो इसको अपने ने क्या बोला है? क्वांटिटेटिव बोला है। तो आपको ये दिमाग में बिठाना पड़ेगा कि जैसे मान लो मैं बात कर रहा हूं ह्यूमन हाइट की या ह्यूमन स्किन कलर। ह्यूमन स्किन कलर को 3 लोकस क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। मान लो आपके सामने एक बिल्कुल ब्लैक पर्सन है, लाइक निग्रोइड, है ना, निग्रो टाइप से, तो उनमें तीनों लोकेशन पर बहुत सारी डोमिनेंट एलील होंगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से दिखाता हूं, इधर देखो। जैसे मान लो ये हम देख लेते हैं, ये देख लेते हैं कि जैसे मान लो ये पर्सन है, इनका डार्क स्किन है, तो इसमें मेरे पास सारी की सारी डोमिनेंट एलील होंगी। आप समझो, सारी की सारी क्या है? डोमिनेंट एलील है। यस, सारी की सारी क्या है? देखो, सारी की सारी डोमिनेंट एलील है। 6 की 6 डोमिनेंट एलील है तो ज्यादा मेलेनिन बना है। अब एक पर्सन मान लो व्हाइट है बिल्कुल, इसको ले लेते हैं, इस पर्सन को ले लेते हैं, तो यहां पर सारी की सारी क्या होंगी? रिसेसिव होंगी। यस, आप सोचो। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का जो एग्जाम्पल है, एक मेरे पास स्किन कलर है। स्किन कलर में कितने लोकस इन्वॉल्व हैं? 3 जीन लोकस। अगर 3 जीन लोकस हैं तो अब मुझे बताओ, मुझे बताना, ध्यान से देखना, इसमें कितनी डोमिनेंट है सर? 0। यस, इसमें कितनी डोमिनेंट है? 0। इसमें कितनी होंगी? मान लो इसमें क्या लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, देखो टोटल 7 अलग अलग स्किन कलर दिखा देते हैं आपको। हम कहते हैं टोटल 7 अलग अलग स्किन कलर है। ये पर्सन मान लो एक अलग स्किन कलर है, ठीक है, ये दूसरा मान लेते हैं, ये तीसरा, ये थोड़ा उससे ज्यादा, फिर 5th, ठीक है, ऐसे चल लेते हैं। मान लेते हैं इन दोनों का स्किन कलर एक जैसा है,
ठीक है, इन तीनों का मान लेते हैं, फिर इसका एक जैसा, ऐसे करके चलते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल डार्क है, तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझना। देखो कितने जीन लोकस है? 3। मैं आपको क्या समझा रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मान लो मेरे पास ये जीनोटाइप है, इसमें कितने डोमिनेंट है? सर 0। तो 0 डोमिनेंट वाले का स्किन कलर बिल्कुल व्हाइट है, यस, है ना? ये रहा, ये पर्सन मान लो। अब जरा ये समझना, अब इसमें कितनी डोमिनेंट हो गई? सर 1 डोमिनेंट है, तो थोड़ा मेलेनिन आएगा। अब जरा ये देखो, इसमें कितनी डोमिनेंट हो गई? सर इसमें 2 डोमिनेंट हो गई, है कि नहीं? बताओ आप, तो थोड़ा और मेलेनिन आएगा। अब ये देखो जरा, इसमें कितनी हो गई? 3 हो गई। अब इसमें बताओ, इसमें हो गई 4। ठीक है, और बताओ, ठीक है, इसमें कितनी हो गई? 5। और इसमें कितनी हो गई? इसमें हो गई 6 डोमिनेंट। तो 1 डोमिनेंट, 2 डोमिनेंट, 3, 4, 5 और 6 डोमिनेंट हमारे पास हो गए। यस, हमारे पास कितनी डोमिनेंट हो गई? 6। तो अगर आप ध्यान से देखो, 6-7 अलग अलग स्किन कलर बनेंगे एक 0 डोमिनेंट के साथ, फिर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। जैसे ये स्किन कलर है, इसमें सारी डोमिनेंट एलील है। मान लो उससे हल्का सा कलर लाइट होगा तो उसमें 5 डोमिनेंट होंगी। यस, 4 वाले में थोड़ी और कम, मतलब तो इसका मतलब ये है कि आप जरा समझने की कोशिश करो, व्हाट इज पॉलीजेनिक? पॉलीजेनिक मतलब 1, 2, 3, 3 लोकस कंट्रोल कर रहे हैं सिंगल कैरेक्टर। कैरेक्टर का नाम क्या? स्किन कलर। इसमें कितने फिनोटाइप आएंगे? 7। कैसे निकाला 7? 0 डोमिनेंट, ऐसे करते हैं देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अलग अलग फिनोटाइप आएंगे, है ना? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2n+1 करके। भाई 2n+1 कैसे लिखा? n क्या है यहां पर? कितने लोकस है? तो 3 है, तो 2n+1। ठीक है, क्लियर है, सही है। ऐसे ही आप किसके लिए निकाल सकते हो? ह्यूमन हाइट के लिए। क्लियर है कि नहीं? ये चीज क्लियर है। तो हमें यहां पर ध्यान रखना है कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है? एक से ज्यादा जीन लोकस इन्वॉल्व होंगे। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो ये मैंने लिख दिया, इसमें कितनी डोमिनेंट है बताओ? इसमें 2 डोमिनेंट है। मुझे एक चीज बताना, अगर मैं आपको 2 फिनोटाइप लिख के, ये जीनोटाइप लिख के दूं, इसका बताना क्या स्किन कलर सेम होगा? खुद से सोचना, आप मुझे चैट में बताना। ये इसमें कितनी डोमिनेंट है? सर 1, 2, 3 डोमिनेंट। इसमें कितनी? 1, 2, 3। क्या इन दोनों के स्किन कलर सेम होंगे? बोलो यस यस यस। क्यों? क्योंकि ये फर्क नहीं पड़ रहा कि यहां 2 डोमिनेंट है कि यहां 2 डोमिनेंट, नंबर काउंट करने। तो यही, इसे ही कहते हैं क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, जहां नंबर मैटर करता है। जहां क्या मैटर करता है? नंबर। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में पहले क्या इंपॉर्टेंट होता था बेटा? पहले बहुत रेशियोज वगैरह पढ़ाते थे। अभी आपको यह समझना है कि नेचर में एनसीईआरटी कहते हैं कुछ ऐसे कैरेक्टर्स दिखते हैं जिनमें रेंज दिखती है। ह्यूमन हाइट, ह्यूमन आईक्यू, हम स्किन कलर, इनकी बात कर रहे हैं। यस, हम इनकी बात कर रहे हैं। क्लियर है बेटा? ठीक है, हम इनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या बता दिया? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बता दिया। सही है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ह्यूमन हाइट भी है। देखो आप ऐसे, आप देख लो भाई, ये पर्सन देख लो ऐसा। अगर मान लो मैं ऐसा भी कर सकता था, आप खुद से सोचना, खुद से सोचना। अगर मान लो हाइट एक नॉर्मल मेंडल का कैरेक्टर होता, तो एक पूरा बिल्कुल टॉल पर्सन होता। आप खुद से सोचो, एक बिल्कुल टॉल होता और मान लो एक बिल्कुल छोटा होता, यही 2 होते। लेकिन मुझे रेंज दिख रही है, देखो इसकी हाइट थोड़ी ज्यादा है, इसकी और ज्यादा है। आपको समझ में आ रहा है? एक रेंज दिखती है। इसका मतलब ह्यूमन हाइट को भी एक से ज्यादा लोकस कंट्रोल करते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो पॉइंट सारे क्लियर हो गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहां से क्वेश्चन बनेंगे। क्लियर है? आप चाहो तो पॉलीजेनिक की एक रेशियो बनती है। देखो एक रेशियो बनती है, वो ये आती है 1 हमारे पास, हम लिख सकते हैं, देखो 2 जीन लोकस की तो ये आती है, ये 2 जीन लोकस की है। मतलब क्या हुआ? डाई हाइब्रिड की। और अगर अपने हम ट्राई हाइब्रिड की बात करें तो ये लिख सकते हैं 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1। अगर इसका सम करोगे 64 आएगा। ट्राई हाइब्रिड में 64 आना चाहिए सम, ड्राई हाइब्रिड में 16, इसका सम 16 आ जाएगा।
ठीक है, इसका सम 64 आ रहा आ जाएगा। तो आप देख सकते हो 1 किसका होगा, जीरो डोमिनेंट, मतलब जीरो डोमिनेंट समझ में आ रहा है, ऐसे वाला, ये सॉरी वो वाला लास्ट, और ये वाला 1 कौन सा है, जिसमें सारी डोमिनेंट है, ये क्लियर है। इसमें कितनी डोमिनेंट है, 1, इसमें कितनी है, 2, 3 डोमिनेंट का मतलब इस वाले जीनोटाइप की बात कर रहे हैं। ऐसे कितने होंगे, 20। देखो ये भी 3 है ना, ये भी तो 3 ही है, तो टोटल 3 डोमिनेंट वाले 20 होंगे, यस। फिर 4 वाले 15, 5 वाले 6, फिर सारे डोमिनेंट वाला एक ही होगा 64 में से, ऐसे चल रहे हैं, ठीक है। तो ये आप करोगे बेटा, आपको ये रेशियो करनी है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है व्हाट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, प्लियोट्रॉपी का उल्टा है ना, किसका उल्टा है, प्लियोट्रॉपी का। दूसरा आपने क्या ध्यान रखना है, बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर होते हैं उसमें रेंज होती है। तीसरा आपने क्या ध्यान रखना है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्वांटिटेटिव ट्रेट है। क्वांटिटेटिव मतलब जिसमें नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील मैटर करती है, ना कि ये मैटर करती है कि भाई एक डोमिनेंट में भी वही आएगा, 2 में भी वही आएगा, ऐसा नहीं। जैसे मेंडल ने जो कैरेक्टर दिए थे वो क्या थे, क्वालिटेटिव थे, यस, ठीक है। अब हम आगे जाएंगे, ठीक है, और आगे नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो आपने क्या करना है, लेक्चर पॉज करना है और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को बढ़िया से एनसीईआरटी से रीड करना है ना, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करनी, ठीक है बेटा, यस, ठीक है बेटा। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की बात करने से पहले थोड़ा सा आपको मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा, कुछ चीज को डिस्कस करते हैं। देखो, आप जरा मुझे बताओ कि हमने जब मेंडल वाला टॉपिक पढ़ा, मेंडल वाला एक्सपेरिमेंट पढ़ा, तो मेंडल के एक्सपेरिमेंट में 2-3 बातें थी जो मुझे मतलब आपको बहुत दिमाग में बैठी होंगी। पहला, मेंडल को क्या क्रोमोसोम के बारे में कुछ नॉलेज थी, यस और नो? नहीं, क्रोमोसोम नहीं पता था, क्योंकि क्रोमोसोम मेंडल के काम के बाद में डिस्कवर हुए, जब उन्होंने अपना वर्क कर लिया तब क्रोमोसोम डिस्कवर हुए। दूसरी पॉइंट ये था बेटा कि मेंडल के काम के जो ड्रॉबैक थे, जिसे हम मानते हैं कि मेंडल के काम की क्या कमियां रही, क्योंकि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एक्चुअल में क्या है कि मेंडल ने जो भी वर्क किया वो बढ़िया था, उसमें उन्होंने एक मतलब ये बता दिया कि फैक्टर्स कुछ होते हैं उनके थ्रू कोई भी ट्रेट मतलब कोई भी कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है, पर कुछ पॉइंट पर वो मतलब उनको ऐसा था कि उनका काम जो है वो ज्यादा आगे ना जा पाया। फॉर एग्जाम्पल, मेंडल किस बात पे साइलेंट थे, उन्होंने ये नहीं बताया कि फैक्टर्स कहां हैं, मतलब मेंडल को पता ही नहीं था क्योंकि क्रोमोसोम डिस्कवर नहीं है। दूसरा, मेंडल ने जब अपना काम पब्लिश किया 1865 में, वो काम इतना ज्यादा लोगों तक पहुंचा ही नहीं। तीसरा, मेंडल ने बहुत सारे मैथ्स के फॉर्मूले या ये सब यूज करके बायोलॉजी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, जो लोगों को थोड़ा अजीब लगा। और एक पॉइंट और था कि मेंडल ने बोला या तो प्लांट टॉल होता है या डॉर्फ होता है, उन्होंने बीच में कुछ बात ही नहीं करी। जैसे अभी हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में देख रहे हैं ना, रेंज होती है, तो मेंडल इस बात पे साइलेंट थे क्योंकि उन्होंने कभी भी कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन की बात नहीं करी। क्योंकि मान लो एक पर्सन की हाइट 6 फुट है, फिर किसी की 5-8, किसी की 5-6, किसी की 5 फुट, किसी की 4 फुट भी होगी, तो एक रेंज होती है जिसे हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन। इस बात पर मेंडल साइलेंट थे। तो जब इन चीजों को हम कहते हैं कि यार ये मेंडल के ड्रॉबैक थे, तो कोई ना कोई उसके बाद आएगा जो चीजों को ज्यादा बेटर एक्सप्लेन करेगा, आप खुद सोचो। तो कहीं ना कहीं हम ये कहते हैं कि जो मेंडल का वर्क पब्लिश हुआ वो 1865 में पब्लिश हुआ। उसके मेन ड्रॉबैक में अगर आप ध्यान से देखोगे, सबसे पहला ड्रॉबैक था कि वर्क नॉट वाइडली पब्लिश्ड, बहुत ज्यादा लोगों तक वो पहुंचा नहीं, पहला तो ये था। दूसरा, मेंडल जो था, मेंडल ने एक्सप्लेन करा था कौन सा वेरिएशन, एक्सप्लेन डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन, मतलब या तो टॉल होगा या डॉर्फ होगा, है ना। पर नेचर में जैसे हमने स्किन कलर में देखा, नेचर में हमें कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन भी दिखता है। हमें क्या दिखता है, कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन भी हमारे पास क्या होता है, ऑब्जर्व होता है, ये हमें ध्यान रखना है। तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसपे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि पहला तो हमने बोल दिया वाइडली पब्लिश नहीं था, दूसरा हमने बोल दिया मेंडल ने किसकी बात करी थी, डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन की बात करी थी। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसपे हम डिस्कस कर सकते हैं वो क्या है, मैं बताता हूं आपको। तीसरा पॉइंट ये है
कि जो मेंडल ने मैथमेटिक्स यूज करा, ये थोड़ा सा साइंटिस्ट लोगों को अजीब लगा। एक्सप्लेन बायोलॉजिकल फिनोमिना, एक्सप्लेन बायोलॉजिकल फिनोमिना, ये थोड़ा सा लोगों को लगा नहीं यार, क्योंकि ये एक्सेप्टेबल नहीं लग रहा था। एक लास्ट चीज क्या थी, मेंडल के काम में, मेंडल के काम में फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एब्सेंट था। ये क्या मतलब है, फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एब्सेंट था, ये क्या मतलब है, थोड़ा सा समझते हैं। ये चीज एब्सेंट थी, ये क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं, इंपॉर्टेंट बात है। मतलब मान लो मेंडल के टाइम पे यार क्रोमोसोम तो डिस्कवर थे नहीं, तो मेंडल ने फैक्टर की बात करी थी, मेंडल को ये पता ही नहीं था फैक्टर कहां है, ना उन्होंने अपने किसी पेपर में ये लिखा। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं फैक्टर होते हैं पर हमें पता ही नहीं फैक्टर कहां होते हैं, किधर हैं, तो हम कैसे बात कर सकते हैं इसे। ये चीज समझ में आ रही है, क्लियर है, कैसे बात कर सकते हैं, क्लियर है बेटा ये चीज, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एब्सेंट था। अब आगे बात कर लेते, देखो यही चीज बोला हुआ है, देखो आप ध्यान से देखोगे, पहला वाइडली पब्लिश नहीं था, ठीक है, जीन स्टेबल डिस्क्रीट यूनिट की बात की थी, है ना, और जो क्या है बेटा, जो ब्लेंड शो नहीं करती, ब्लेंडिंग शो नहीं करती, लेकिन उनके जो कंटेम्परेरी थे उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि नेचर में ये भी दिखता है क्या भाई, कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन, ठीक है। दूसरा मैथमेटिक्स यूज किया। तीसरा उनके काम में फिजिकल, मतलब उनको पता ही नहीं था कि फैक्टर्स कहां हैं, ये चीज उनके काम में एब्सेंट थी। यस यस यस। अब आते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के लिए क्या कंडीशन बन रही थी। देखो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, मेंडल ने किसकी बात करी, मेंडल ने बात करी फैक्टर की, यस, पर फैक्टर की प्रेजेंस कहां है, फैक्टर ये पता नहीं है। दूसरा 1900 में 3 साइंटिस्ट थे, एक थे कार्ल कॉरेंस, डी वेरिस और टेशमार्क। इन्होंने क्या किया, मेंडल के वर्क की रीडिस्कवरी की, मेंडल के वर्क की रीडिस्कवरी की। इससे होगा क्या, इससे यह होगा कि जो काम मेंडल ने 1865 में पब्लिश किया था वो दोबारा से दिखने लगा, वो दोबारा से क्या हो गया, शो होने लगा, वो दोबारा से वो वर्क जो है वो दोबारा से बेटा हमारे पास शो होने लगा। तो कार्ल कॉरेंस, डी वेरिस, टेशमार्क, उन्होंने मेंडल के काम की रीडिस्कवरी करी, दोबारा से उस काम को खोजा। तो आप जरा सोचो, मतलब 1900 वो ईयर है जब मेंडल का काम दोबारा से फोकस में आ गया, और 1902 के आसपास सटन एंड बोवेरी, 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, बेसिकली बोवेरी ने, उन्होंने क्रोमोसोम के बिहेवियर को स्टडी किया कि क्रोमोसोम का बिहेवियर कैसा होता है। उन्हें ऐसा दिखा कि हमारे पास सेल में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब सेल में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर मतलब क्रोमोसोम होते हैं जो डबल होते हैं और डिवाइड करते हैं, मतलब वो क्या होंगे, डबल होंगे और साथ के साथ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्लियर है। तो 1902 में सटन एंड बोवेरी ने क्रोमोसोम के बिहेवियर की बात की। उन्होंने कहा कि सेल के अंदर हमारे पास कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम क्रोमोसोम कहते हैं, जो डबल होते हैं, डिवाइड करते हैं। उसके साथ साथ माइक्रोस्कोप इंप्रूव हो गए। क्या इंप्रूव हो गए, माइक्रोस्कोप इंप्रूव हो गए। तो मेरा यह कहना है कि आप खुद से देखो, मेंडल के काम में क्या नहीं पता था, फैक्टर्स कहां है। 1900 में 3 साइंटिस्ट ने मेंडल के काम को फिर से करके देखा। अब क्या हुआ कि मेंडल का काम फिर से फोकस में आ गया। यस, अब जरा आप ऐसे सोचो, क्या उसी समय क्रोमोसोम के बारे में हमें ज्यादा डिटेल पता चली, मतलब क्रोमोसोम डिस्कवर हो चुके थे मियोसिस में या माइटोसिस में, क्रोमोसोम कैसे डबल होते हैं और डिवाइड करते हैं, इसकी नॉलेज आ गई। कहीं ना कहीं हमें एनाफेज 1 के बारे में पता चल गया कि क्रोमोसोम का जोड़ा कैसे अलग होता है। तो फिर हमें यह समझ में आया कि यार इसका बिहेवियर, फैक्टर का बिहेवियर और क्रोमोसोम का बिहेवियर एक जैसा है। मतलब क्या हुआ, जैसे मैं आपको एक एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो मेंडल का काम 1865 में डिस्कवर हुआ, वो काम छुप गया, ज्यादा पब्लिक मतलब वो ही नहीं हुआ, फेमस ही नहीं हुआ। जब 1900 में दोबारा काम को किया गया तो उससे पता चला ना भाई, इन्होंने वो एक्सपेरिमेंट करके देखे और पाया मेंडल ठीक बोल रहे थे।
पर वो फैक्टर की बात कर रहे थे। उसी समय क्रोमोसोम डिस्कवर हो गए। तो कहीं ना कहीं साइंटिस्ट लोगों को लगा ना यार, फैक्टर और क्रोमोसोम का जब बर्ताव एक जैसा है, मतलब दोनों डबल होते हैं, डिवाइड करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है फैक्टर क्रोमोसोम पर प्रेजेंट हो। यस और नो? तो कहीं ना कहीं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो मेंडल का चौथा ड्रॉबैक है, फोर्थ ड्रॉबैक है, कि मेंडल के काम से यह नहीं पता था कि फैक्टर्स कहां प्रेजेंट है, इस ड्रॉबैक को खत्म करता है। वो ये बताता है कि फैक्टर्स क्रोमोसोम पे होते हैं। और उस थ्योरी के लिए किसने काम किया? सटन एंड बोवेरी ने। क्योंकि सटन एंड बोवेरी ने ही क्रोमोसोम के बिहेवियर को स्टडी किया कि मियोसिस में वो कैसे डिवाइड कर रहे हैं, कैसे डबल हो रहे हैं। तो जब उन्होंने देखा, उन्होंने क्या किया, क्रोमोसोम के बिहेवियर की मदद से मेंडल के लॉ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। जैसे फॉर एग्जांपल, क्रोमोसोम जोड़े में होते हैं तो फैक्टर भी जोड़े में होते हैं। यस और नो? तो सटन एंड बोवेरी ने क्या किया, आप समझना ध्यान से। सटन एंड बोवेरी ने क्या किया, उन्होंने बाई क्रोमोसोम बिहेवियर, कि क्रोमोसोम कैसे बिहेव करते हैं, ट्राई टू एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश की? ट्राई टू एक्सप्लेन, हमारे पास क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश की? सटन एंड बोवेरी ने बाय क्रोमोसोम बिहेवियर ट्राई टू एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश की है? ट्राई टू एक्सप्लेन हमारे पास क्या, मेंडल का क्या फैक्टर्स का बिहेवियर। यस और नो? तो इसे ही क्रोमोसोमल थ्योरी कहते हैं। कई बच्चों को लगता है यार क्रोमोसोमल थ्योरी है क्या? एक्चुअल में क्रोमोसोमल थ्योरी ये बता रही है फैक्टर क्रोमोसोम पे होते हैं। क्रोमोसोमल थ्योरी किसने दी है? सटन एंड बोवेरी ने। उन्होंने क्या किया, फैक्टर कैसे बर्ताव करते हैं क्रोमोसोम के बिहेवियर से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। उससे यह पता चलता है कि फैक्टर्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम। यस और नो? क्लियर है? यस। अब जरा ये देखो यहां पे लिखा हुआ है, हमारे पास लिखा हुआ है 3 साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया। उसके बाद हमें क्या पता चल गया? साइंटिस्ट एक को ऑब्जर्व सेल डिवीजन, है ना, कलर बॉडी दिखती थी, क्रोमोसोम डिवाइड होते थे, जस्ट सेल डिवीजन, डबल होते थे, डिवाइड होते थे। तो सटन एंड बोवेरी ने ऐसा नोट किया कि बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम पैरेलल है। यस, बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम ने क्या क्या किया, देखो, दैट बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम पैरेलल है किसके? बिहेवियर ऑफ जीन के। और उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया? मेंडल्स का लॉ एक्सप्लेन कर दिया इससे। यस, क्लियर है? तो इससे क्या पता चलता है? जीन पेयर या जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम, ऐसा हमें पता चलता है। अब देखो मेरी बात सुनो, अगर मैं क्रोमोसोमल थ्योरी की बात करूं तो मुझे क्या क्या आइडिया लग रहा है? पहला पॉइंट कि हमारे पास ये थ्योरी क्या एक्सप्लेन कर रही है? ये एक्सप्लेन कर रही है क्या? मेंडल्स के लॉ विद द हेल्प ऑफ क्रोमोसोम बिहेवियर। कैसे? इसको लेके एनसीईआरटी ने एक टेबल दी है। इसको लेके एनसीईआरटी ने क्या दी है? एक टेबल दी है। देखो टेबल क्या है, ये देखना, ये रही टेबल। इस टेबल में क्या बताया गया है कि दो पार्ट दे रखे हैं। एक बोला गया यार जोड़े में होता है। कौन जोड़े में होता है? अब देखो, अब मुझे एक चीज बताओ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं ये फैक्टर है, दिस इज फैक्टर, मान लो ये फैक्टर है, ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, ये आपको दिख रहा है, ये एक क्रोमोसोम। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं सबसे पहले, क्या फैक्टर जोड़े में है? यस सर। क्या क्रोमोसोम पेयर में है? यस सर। अब मुझे बताओ, जब गैमेट बनेगा क्या ये फैक्टर सेग्रीगेट होंगे? यस, अलग अलग गैमेट में जाएंगे ये दोनों। यस। अब ये बताओ जरा मुझे, क्या ये क्रोमोसोम भी सेग्रीगेट होंगे? यस, एक गैमेट में ये वाला चला जाएगा और दूसरे में ये वाला चला जाएगा। ठीक है, तो एक तरीके से मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ही तो एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो जैसे क्रोमोसोम, जैसे फैक्टर जोड़े में होते हैं, क्रोमोसोम जोड़े में होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, ये अलग होते हैं कब? एनाफेज 1 में। ये कब अलग होते हैं? सर ये एनाफेज 1 में अलग होते हैं।
तो एनाफेज 1 में ये सेग्रीगेट होंगे तो ये भी सेग्रीगेट होंगे। यस, क्लियर है। हम पढ़ते हैं ना मियोसिस में कि एनाफेज 1 में क्रोमोसोम अलग होते हैं, ऐसे ही हमारे पास फैक्टर्स अलग होते होंगे। यस और नो। अब हम ये करते हैं कि इनका अलग होना इसके अलग होने पे डिपेंड नहीं करता, यही तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था। इसका मतलब इनका सेग्रीगेशन इनकी सेग्रीगेशन पे डिपेंड नहीं करता। तो ये क्रोमोसोमल थ्योरी है। क्रोमोसोमल थ्योरी कहती है, देखो क्रोमोसोमल थ्योरी क्या कर रही है, मियोसिस में आपने क्रोमोसोम का बिहेवियर पढ़ा, क्रोमोसोम की पेयरिंग जाइगोटीन में होती है। क्या फैक्टर्स को हम पेयर में बात करते हैं? हाँ करते हैं। अब क्या होता है, हमारे पास वो पेयर अलग होता है एनाफेज 1 में। क्या फैक्टर्स भी अलग होते हैं? हाँ अलग होते हैं। पर यहां पर एक पॉइंट है जो चीजों को थोड़ा डिफरेंट बनाता है। पहला, ध्यान सुनेंगे, हमारे पास ये हमेशा होता है, ध्यान सुनेंगे, ये हमेशा होता है कि ये जो पेयर है, जैसे मान लो ये इसमें आ गया, ये इसमें आ गया, ये वाला पेयर इसके इसके अलग होने पे डिपेंड नहीं करता। मतलब ये वाला क्रोमोसोम का जोड़ा, इसमें से ये इसमें चला गया, ये इसमें चला गया, इन दोनों में से भी कोई भी इसमें और इसमें जा सकता है। मतलब एक पेयर की सेग्रीगेशन दूसरे पेयर की सेग्रीगेशन पे डिपेंड नहीं करती। इसे हम कहते हैं, ये किस में होता है? एनाफेज 1 में। आपने एनाफेज 1 में यही तो पढ़ा था, एनाफेज 1 में यही पढ़ा था। आपने इस तरीके से क्रोमोसोम के जोड़े बनाए थे, याद करो, याद करो, इस तरीके से क्रोमोसोम के आपने जोड़े बनाए। आपने क्या किया, एक धागा यहां लगाया, एक यहां लगाया, एक यहां लगाया, एक यहां लगाया। अब ये जोड़ा जो अलग हो रहा है वो इस जोड़े पे डिपेंड नहीं कर रहा, इसका अलग होना इसके अलग होने पे डिपेंड नहीं करता। मेरी बात समझ में आ रही है? इसका अलग होना इसके अलग होने पे डिपेंड नहीं करता। मान लो ये ऊपर चला गया, नीचे चला गया, इन दोनों में से कोई भी एक ऊपर और नीचे जा सकता है। ये किस में करते हो आप? सर ये हम एनाफेज 1 में करते हैं। यस और नो? यस। लेकिन जब हम बात करते हैं फैक्टर्स की, तो फैक्टर्स में आपने ये चीज ध्यान रखनी है, अगर फैक्टर्स हमारे पास क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, फैक्टर्स हमारे पास क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, तो जैसे मान लो मैंने यहां पर कैपिटल ए लिख दिया, यहां पर स्मॉल ए है, यहां पर कैपिटल बी है, यहां पर स्मॉल बी है। एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी तो है कि यहां पर मेरे पास कैपिटल ए है, यहां स्मॉल ए है, कैपिटल बी है, स्मॉल बी। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, मान लो ये एक सेल में चला जाए, कैपिटल ए एक सेल में चला जाए, ये ठीक है, एक गैमेट में चला जाए, दूसरे में ये चला जाए। अब इसके साथ कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी भी जा सकता है, यस, और कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी भी जा सकता है, स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी और स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी। ये पॉसिबिलिटी है यहां पे। लेकिन यहां के केस में क्योंकि ए और बी सेम क्रोमोसोम पे है, तो हमेशा ए के साथ बी जाएगा और स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी जाएगा। तो आपको यह समझना पड़ेगा, कहीं पर आकर फैक्टर और क्रोमोसोम के बर्ताव में फर्क आता है। क्योंकि फैक्टर क्रोमोसोम पे वो दो तरीके से हो सकते हैं। पहला, वो अलग अलग जोड़े पर हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्रोमोसोम जैसा बिहेव करेगा। इनको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट पेयर। लेकिन अगर आप देखें ये दोनों, ये जो है, ये वाला जो पेयर है, ये इसके साथ ये वाला जोड़ा जो है, ये वाला पेयर इस पे डिपेंड है। यस और नो? यस। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एक जोड़ा दूसरे जोड़े से हमेशा इंडिपेंडेंट सेग्रीगेट करता है अगर वो डिफरेंट क्रोमोसोम पे हो। अगर वो सेम पर हो तो ए के साथ हमेशा बी जाएगा और स्मॉल ए के साथ हमेशा स्मॉल बी जाएगा। यस और नो? बताओ बेटा। ठीक है बेटा, सही है। तो हमारे पास क्या है, मेंडल ने जो लॉ एक्सप्लेन किया वो आपके सामने, ठीक है। अब जरा ये देख लो, सबसे पहले आप जरा ये देखना, खुद से देखो मैं क्या पढ़ा रहा हूं। देखो बेटा, मैं ये कह रहा हूं कि क्रोमोसोम तो हमेशा जोड़े में ही होता है, यस, फैक्टर भी जोड़े में होता है, यस। अब होता क्या है कि क्रोमोसोम का एक पेयर, ये मान लो एक पेयर है, जरा समझना, ये वाला पेयर ये इधर गया, ये इधर गया, मान लो एक गैमेट में, तो इसके साथ ये भी जा सकता है और ये भी जा सकता है, अलग अलग कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। लेकिन फैक्टर के केस में क्या होगा, फैक्टर मान लो दो पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी ये है
कि जैसे मान लेते हैं हम यहां पर कैपिटल ए है, यहां पर क्या है मेरे पास, यहां पर मेरे पास मान लेते हैं, ये देखो जरा, इस वाले पर क्या है, मान लो स्मॉल ए है। अगर इसी पर कैपिटल बी और स्मॉल बी हो तो ए हमेशा बी, ये वाला जो जोड़ा है हमेशा ये फिक्स है ना कि ए बी के साथ जाएगा और स्मॉल ए स्मॉल बी के साथ, यही है। पर क्या फैक्टर पेयर में होते हैं, ए और ये पेयर में है, देखो ये पेयर में है, क्या ये भी पेयर में ही है? क्या गैमेट बनाते वक्त ये अलग होते हैं? यस, अलग हो जाते हैं। ये अलग हो जाता है, ये अलग हो जाता है, यस। ये भी अलग हो जाते हैं गैमेट बनाते वक्त, यस। तो क्या ये भी अलग होते हैं? ये अलग हो जाता है, ये अलग हो जाता है, गैमेट सेग्रीगेशन होती है, यस। ये कब होता है? एनाफेज 1 में। तो एनाफेज 1 में सेग्रीगेट हो जाते हैं। अब यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा, एक पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली टू अनदर पेयर, मतलब एक जोड़ा दूसरे जोड़े से इंडिपेंडेंट सेग्रीगेट हो रहा है। और यहां पर आपको एक चीज समझा देता हूं बेटा, ये वाला पेयर इस पर डिपेंड है तो इसे डिपेंडेंट पेयर कहेंगे, मतलब ये वाला पेयर इस पे डिपेंड है। तो यहां पर मुझे क्या समझना पड़ेगा, मुझे यह समझना पड़ेगा कि फैक्टर के केस में दो तरह के पेयर होते हैं। पहला, ये वाला पेयर, ये वाला जो पेयर है हमारे पास, ये वाला पेयर फैक्टर का कैपिटल ए स्मॉल ए इस पर डिपेंड नहीं कर रहा, कैपिटल बी स्मॉल पी, इसे इंडिपेंडेंट पेयर कहेंगे। लेकिन ये वाला पेयर इस वाले पेयर पे डिपेंड कर रहा है, इसे डिपेंडेंट पेयर्स कहेंगे। तो ये वाला पेयर इस पे डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब एक ही क्रोमोसोम पे, ये अलग अलग पे है। तो अगर मैं ये वाली स्टेटमेंट देखूं जिसमें बोला है इंडिपेंडेंट पेयर, तो ये बात कर रहा है अलग अलग क्रोमोसोम के लिए। तो ये मैं फैक्टर के लिए बात कर रहा हूं और ये बात कर रहा हूं क्रोमोसोम के लिए। कुछ बुक्स में कुछ टीचर्स जो हैं इसको क्रोमोसोम और इसको फैक्टर कहते हैं। मैं अपना लॉजिक दे रहा हूं यहां पे। फैक्टर्स दो तरीके के होते हैं, एक वो फैक्टर का जोड़ा जो सेम क्रोमोसोम पे है, दैट इज डिपेंडेंट पेयर। अलग अलग पे है इंडिपेंडेंट पेयर। पर आपको यह समझना पड़ेगा, क्रोमोसोम तो हमेशा इंडिपेंडेंट सेग्रीगेट होते हैं। एनसीईआरटी ने एक डायग्राम के थ्रू इसे दिखाया भी है। यस यस। तो क्रोमोसोमल थ्योरी जो है, ध्यान से सुने, क्रोमोसोमल थ्योरी है, अगर आपको पूछा जाए कि क्रोमोसोमल थ्योरी ने एक्चुअल में करा क्या, किसने दिया, सटन एंड बोवेरी ने, वो उसने क्या एक्सप्लेन किया? उसने मेंडल के लॉ को एक्सप्लेन किया क्रोमोसोम के बिहेवियर से। उसने बताया कि क्रोमोसोम जैसे जोड़े में होते हैं, फैक्टर भी जोड़े में होते हैं, फैक्टर अलग होते हैं, क्रोमोसोम भी अलग होते हैं। पर याद ये रखना है कि फैक्टर के केस में, क्योंकि फैक्टर की संख्या ज्यादा है, फैक्टर कितने, बहुत सारे होते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि एक क्रोमोसोम पेयर पर एक से ज्यादा पेयर ऑफ फैक्टर हो, उस केस में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होती। नहीं तो फैक्टर हमेशा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट करते हैं। क्रोमोसोम के जोड़े अलग अलग हैं, मान लो ह्यूमन में कितने पेयर है, 23 पेयर, तो हर पेयर दूसरे से अलग सेग्रीगेट होगा। यस, सेग्रीगेशन मतलब ये जोड़ा अलग हो रहा है, फिर दूसरा जोड़ा वो अलग हो रहा है, इसका अलग होना उसके अलग होने पे डिपेंड नहीं करता। ये किसके लिए 100% ट्रू है? क्रोमोसोम के लिए। किसके लिए 100% ट्रू नहीं है? फैक्टर के लिए। क्योंकि फैक्टर में दो केस हैं, पहला अलग अलग क्रोमोसोम पे हो फैक्टर्स, दूसरा सेम पर हो। क्लियर है? अब यहां से मुझे एक बात समझ में आ गई, यार क्रोमोसोमल थ्योरी ने ये तो बता दिया कि फैक्टर्स क्रोमोसोम पे है, पर ये थ्योरी ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है कि यार अगर फैक्टर सेम क्रोमोसोम पे है तो क्या होगा। ये टॉपिक है लिंकेज। और लिंकेज किसने डिस्कवर करी? टीएच मॉर्गन ने। और उन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट किया? ड्रोसोफिला पे। तो कहीं ना कहीं जो क्रोमोसोमल थ्योरी थी, सटन एंड बोवेरी की जो थ्योरी थी, उसको एकदम पक्का सबूत के साथ, मतलब हम ये बोल सकते हैं एक्सपेरिमेंट के साथ, किसने प्रूफ किया होगा? मॉर्गन ने। क्योंकि मॉर्गन क्या प्रूफ कर रहा है, सुन लो, मॉर्गन क्या प्रूफ कर रहे हैं कि ये वाला, ये ए और बी सेम क्रोमोसोम पे हैं, इसे लिंकेज कह रहे हैं। पर इसके लिए यह भी तो प्रूव करना पड़ेगा फैक्टर्स आर ऑन क्रोमोसोम। तो कहीं ना कहीं आप एनसीईआरटी में क्लियरली पढ़ोगे कि एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कहां से आई है क्रोमोसोमल थ्योरी की? वो आई है हमारे पास कहां से बेटा? एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन क्रोमोसोमल थ्योरी की आई है हमारे पास कहां से? ड्रोसोफिला से, टीएच मॉर्गन से, क्योंकि वो लिंकेज एक्सप्लेन कर रहे थे। तो टीएच मॉर्गन, ठीक है, उन्होंने क्या दिया है? एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। क्या दिया है? एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। किस पर?
ऑन ड्रोसोफिला, यस और नो? यस, ठीक है, यस। अब जरा सुनना, ध्यान सुनेंगे, क्लियर है? अब सवाल ये उठता है वाई ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला क्यों लिया उन्होंने, पी प्लांट क्यों नहीं लिया? सबसे पहले ड्रोसोफिला क्या होता है बेटा, उसकी 2 वीक की लाइफ साइकिल है, उससे आप 1 महीने में 2 बार एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। पी प्लांट की मान लो 2 मंथ की थी, तो पूरे साल में 6 बार ही आप उगा पाओगे या उससे भी कम। तो 2 वीक की लाइफ साइकिल है, उससे क्या होगा, रिजल्ट जल्दी मिलेंगे। यस। दूसरा क्या है बेटा, मेल और फीमेल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फीमेल कैन बी आइडेंटिफाइड, यस, इजिली बाहर से पता चल सकता है। तीसरा है बेटा, इनको ग्रो कर सकते हैं सिंथेटिक मीडियम में। ग्रो ऑन सिंथेटिक मीडियम का मतलब क्या है, ऐसा नहीं है कि ड्रोसोफिला को लैब में ग्रो नहीं कर सकते। भाई अगर मैं यहां लिख रहा हूं सिंथेटिक मीडियम, तो मेरा मतलब ये भी तो है ना कि लैब में ग्रो कर सकते हैं, फायदा होगा। भाई कहां तुम जंगल में जाओगे ड्रोसोफिला को लेके, क्योंकि ड्रोसोफिला क्या है, हमारे पास एक तरह की फ्लाई है, फ्रूट फ्लाई है, फ्रूट फ्लाई है बेटा। और इसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं, 8 क्रोमोसोम होते हैं। कितने क्रोमोसोम होते हैं, 8। मेल और फीमेल अलग अलग है। मेल जो है उसमें मेरे पास, ध्यान सुने बेटा, मेल जो है उसमें मेरे पास मान लो कितने, देखो 8 क्रोमोसोम है। मेल में XY क्रोमोसोम होता है, फीमेल में XX होता है इसमें ड्रोसोफिला में। और इसके अलावा ऑटोजोम भी होते हैं। ऑटोजोम मतलब क्या हो गया, आप सोचो ध्यान से, जैसे टोटल कितने क्रोमोसोम है सर, 8 है। ह्यूमन में कितने होते हैं सर, 46 होते हैं। तो 46 में ह्यूमन में ऑटोजोम कितने हैं, 44 ऑटोजोम है, और 2 या तो XX होगा या XY होगा। ऐसे ही ड्रोसोफिला में टोटल 8 क्रोमोसोम है, तो अगर XX होगा तो ऑटोजोम कितने आ गए, 6। ठीक है, तो मेरे पास ऑटोजोम कितने आएंगे, 6, जो 3 जोड़े होंगे। यस यस। तो मेल जो है उसमें XY है और फीमेल में मेरे पास क्या होता है, XX होता है। यस। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इनके जो फीचर हैं, फीचर जो है उनको स्टडी कर सकते हैं लो पावर माइक्रोस्कोप से। ये लो पावर माइक्रोस्कोप क्या होता है, फीचर कैन बी स्टडीड बाय लो पावर माइक्रोस्कोप। लो पावर माइक्रोस्कोप क्या होता है, एक डाइसेक्शन माइक्रोस्कोप आता है बेटा, आप देखोगे नेट पर, कुछ इस तरीके का एक माइक्रोस्कोप आता है, ऐसा इस तरीके का, उसमें यहां ऐसे लेंस लगा रहता है। उस लेंस से आप आसानी से, मतलब प्रॉपर बड़ा माइक्रोस्कोप नहीं होता, कंपाउंड में छोटा माइक्रोस्कोप होता है। तो लो पावर माइक्रोस्कोप से अगर आप फीचर देख सकते हो, इसका मतलब फीचर आसानी से पहचाने जा सकते हैं। तो 2 वीक की लाइफ साइकिल होती है। मेल फीमेल जो है अलग से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फीमेल लार्ज साइज की होती है, उसमें ओविपोजिटर होता है, और इसको सिंथेटिक मीडियम पे ग्रो कर सकते हैं। मतलब क्या है कि लैब में ग्रो कर सकते हैं। उसके अलावा फीचर्स को आप लो पावर माइक्रोस्कोप से देख सकते हो। यस। तो यहां पर एक चीज समझ में आई कि यार क्रोमोसोमल थ्योरी थी वो, उसने बताया कि फैक्टर्स जो है क्रोमोसोम पे हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि क्या एक क्रोमोसोम पर एक से ज्यादा फैक्टर होंगे, यस हो सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से देखो, चीजें कुछ इस तरीके से जा रही हैं, हम लिंकेज की तरफ जा रहे हैं। पर अगर आप देखो, मेंडल ने क्या बोला था, मेंडल ने बोला ये फैक्टर्स है, यस, पर मेंडल को नहीं पता था क्रोमोसोम कुछ होता है। फिर क्रोमोसोमल थ्योरी जो आई, उसने बोला, क्रोमोसोमल थ्योरी ने बोला फैक्टर जो है क्रोमोसोम पे, मान लो ये क्रोमोसोम पर ये फैक्टर आ गया, ये और ये फैक्टर किस पे आ गए, क्रोमोसोम पे आ गए। आप देख सकते हो मैं क्रोमोसोम पे लगा दिए फैक्टर, यस। ये किसने बोल दिया, क्रोमोसोमल थ्योरी ने। लिंकेज क्या बोलना चाह रही है, लिंकेज ये कहना चाह रही है कि जैसे ये वाला फैक्टर इस क्रोमोसोम पे है, तो ये वाला भी इसी क्रोमोसोम पे है। लिंकेज ये बताना चाह रहा है, लिंकेज ये एक्सप्लेन कर रहा है। आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि हमारे पास कई फैक्टर्स हैं बेटा, हमारे पास क्या है, कई फैक्टर्स है। जैसे मान लो ये है, ये देख रहे हो, इस पे आ गया, ये वाला इस पे आ गया, देखो ये इस पे आ गया, तो इसे लिंकेज कह रहे हैं। मतलब ये वाला जोड़ा और ये वाला पेयर एक ही क्रोमोसोम पे, इसे लिंकेज कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखो ना, एक डायरेक्शन बन रही है। यहां मेंडल ने फैक्टर देखे, क्रोमोसोमल थ्योरी ने बोला कि क्रोमोसोम पर फैक्टर है, और लिंकेज बता रही है कि ये वाला पेयर और ये वाला पेयर सेम क्रोमोसोम पे। यस। तो इसका मतलब लिंकेज कहीं ना कहीं क्रोमोसोमल थ्योरी से अगला टॉपिक है जो हमें समझना पड़ेगा।
क्लियर है? तो हम यहाँ पे आगे की बात करेंगे, अब हम बात करेंगे लिंकेज की, ठीक है। नाउ लिंकेज क्या होता है? सबसे पहले लिंकेज को डिफाइन करते हैं। वर्ड समझो, लिंक, लिंक मतलब जुड़ा होना। कोई चीज कैसे जुड़ी हो सकती है? बांध दो उसे। तो यहां पर हमने क्या किया? फैक्टर्स को बांध दिया। फैक्टर्स मतलब जीन्स। तो डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है जीन्स आर फिजिकली लिंक्ड। जीन्स आर फिजिकली, फिजिकली का मतलब होता है एक साथ जुड़ी हुई, फिजिकली लिंक्ड। और कहां प्रेजेंट है? प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, इसको लिंकेज कहते हैं। इधर देखेंगे, मान लो मैंने ये क्रोमोसोम बना दिया, ठीक है। अब मैंने कहा है ए यहां पर है और स्मॉल ए, ये सेम लोकस की जीन है, ये कैपिटल बी है, स्मॉल बी है। तो हम कह सकते हैं ए एंड बी ये दोनों दो लिंक जीन्स हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ए का लोकस ये है, बी का लोकस ये है, तो मैं लिख सकता हूं दो लिंक लोकस हैं। लोकस भी तो है ना एक तरीके से, भाई ये चीज क्या है? लोकस है, ये चीज क्या है? लोकस है। तो ये लोकस इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये लोकस इसके साथ जुड़ा हुआ है। यस। क्या ए और बी लिंक हो सकती है? ए और स्मॉल ए लिंक हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि वो सेम लोकस के अलग अलग क्रोमोसोम पे होगा, ठीक है। अब मान लो मैंने कोई और क्रोमोसोम बना दिया, ये बना दिया, एक अलग क्रोमोसोम है, इस पर मेरे पास मान लेते हैं कैपिटल डी और स्मॉल डी है, तो ये लिंकेज नहीं है। कैपिटल बी और स्मॉल डी लिंकेज नहीं है, अलग अलग क्रोमोसोम पे, ठीक है। तो जीन्स आर फिजिकली लिंक्ड, मतलब प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम। अब उससे होगा क्या? मेरी बात सुनना ध्यान से, उससे होगा क्या वो हम पढ़ेंगे। पर एक बेसिक सी डेफिनेशन है लिंकेज की, कि जब लिंकेज जो टॉपिक है उसकी एक बेसिक सी डेफिनेशन, जीन्स एक ही क्रोमोसोम पे, उसे अपने लिंकेज बोलते हैं। ये लिंकेज नहीं है, दिस इज नॉट लिंकेज। यस और नो? यस सर, ये लिंकेज नहीं है। ये क्या है? लिंकेज। अब क्या है, लिंकेज को समझने से पहले हमें कुछ टर्म्स आनी चाहिए। आप में से कितने बच्चों को यह पता है कि पेरेंटल क्या होता है और रिकॉम्बिनेंट क्या होता है? पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट के बारे में कुछ भी आइडिया है आपको? बताइए। पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट के बारे में कुछ भी आइडिया है आपको? बताइए, बताओ बेटा, देख लेते हैं। देखो, मान लो मैं ये क्रॉस करा रहा हूं, ध्यान सुनना। पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट टर्म के बारे में समझ लो। जैसे मान लो ये मैंने टॉल राउंड है, इसके बीच में क्रॉस कराया, इसको डॉर्फ रिंकल से क्रॉस करा दिया। मैं एक तरीके का टेस्ट क्रॉस कराऊंगा, आप समझना ध्यान से। जब मान लो नॉर्मल कोई भी क्रॉस कराते हैं, देख लेते हैं। जैसे मान लो ये टॉल राउंड है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, यस, ठीक है। ये डॉर्फ रिंकल है, ऐसे लिख दिया, तो ये आ गया मेरे पास, ये टॉल राउंड आ गया। इसकी मान लो मैंने सेल्फिंग कर दी, तो मेरे पास आ जाएंगे टॉल राउंड, ये आ गया, डॉर्फ रिंकल, टॉल रिंकल और डॉर्फ राउंड। ये 9 आता है, ये 3 आता है, ये 3 आता है, ये 1 आता है, ये तो आपको पता है, ठीक है, F2 है। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि पेरेंटल किसे कहते हैं। व्हाट इज पेरेंटल? ये टॉल राउंड इसके जैसा है देखने में, ये डॉर्फ रिंकल इसके जैसा है, और ये कुछ नया बना। टॉल के साथ क्या आ गया? देख, इस टॉल के साथ राउंड आ गया, कहां गया? डॉर्फ रिंकल्ड होना चाहिए यहां पर, ओहो ये गलत लिख दिया यहां पे, डॉर्फ के साथ रिंकल्ड होना चाहिए, यस। अब देखो, मैं टॉल के साथ रिंकल्ड लिख दूं और डॉर्फ के साथ राउंड लिख दूं, मेरी बात समझ। टॉल प्लांट हो और उसका रिंकल सीड हो, और डॉर्फ प्लांट हो उसके साथ राउंड हो, तो टॉल के साथ रिंकल्ड और डॉर्फ के साथ राउंड, ये कुछ नया कॉम्बिनेशन है, इन्हें कहेंगे हम रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट का मतलब होता है नया कॉम्बिनेशन, नया कॉम्बिनेशन। और ये पेरेंट जैसे दिख रहे हैं, ये दोनों कैसे दिख रहे हैं? इसके और इसके जैसे, इनको हम कहते हैं पेरेंट जैसे, पेरेंटल। तो यहां पर मुझे आपको 2 शब्द सिखाने थे, पहला व्हाट इज पेरेंटल और व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट, वो आ गया आपको, ये दोनों टर्म आ गई, व्हाट इज पेरेंटल एंड व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट। पेरेंटल क्या है, रिकॉम्बिनेंट क्या है, ये आ गया। अब आ जाओ, अब लिंकेज की स्टडी करते हैं, ठीक है। सर मुझे लिंकेज बिल्कुल नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है, तुझे ये शब्द, ये बात समझ में आई है लिंकेज का मतलब क्या है? अगर फैक्टर या जीन सेम क्रोमोसोम पे, उसे लिंकेज कहते हैं, ठीक है।
यस, ये क्रोमोसोमल थ्योरी के आगे की बात है, क्योंकि क्रोमोसोमल थ्योरी एक थ्योरी थी जिसमें यह बताया गया था कि यार फैक्टर और क्रोमोसोम का बिहेवियर सेम है, मे बी ऐसा हो सकता है कि फैक्टर या जीन क्रोमोसोम पे हो। लिंकेज जो टॉपिक है वो ये बता रहा है कि यार वो है तो क्रोमोसोम पे, और वो प्रूव भी कर रहे हैं ड्रोसोफिला के थ्रू, लेकिन ऐसा होता है कि एक ही क्रोमोसोम पे एक से ज्यादा जीन लोकस या जीन हो सकते हैं। उससे होगा क्या, उससे फर्क क्या पड़ेगा? तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि लिंकेज को पढ़ने के लिए दो तरह के क्रॉस होते हैं। अगर आपको पता हो नॉर्मल डायहाइब्रिड क्रॉस, नॉर्मल डायहाइब्रिड क्रॉस में आप मुझे बताना क्या सीक्वेंस करते हैं। व्हाट इज सीक्वेंस? क्रॉस बिटवीन प्योर पेरेंट, यस और नो? यस सर। फिर आता है F1, फिर उसकी सेल्फिंग करते हैं। सेल्फिंग से आता है F2, जिसमें 9 3 3 1 ये आती है फिनोटिपिक रेशियो। ये क्या आती है? ये आती है फिनोटिपिक रेशियो। यस। अब हम बात करते हैं, ये हो गई नॉर्मल डायहाइब्रिड क्रॉस की बात। ये किसकी बात हो गई? नॉर्मल डायहाइब्रिड क्रॉस की बात हो गई। अब हम बात करते हैं, समझना ध्यान से, ये नॉर्मल डायहाइब्रिड क्रॉस की बात है, ठीक है। अब हम बात करते हैं टेस्ट क्रॉस की। अब हम बात करते हैं टेस्ट क्रॉस की। यस, टेस्ट क्रॉस की बात करते हैं, ठीक है। किसकी बात करते हैं? टेस्ट क्रॉस की बात करते हैं। यस, तो टेस्ट क्रॉस की जब हम बात करते हैं, टेस्ट क्रॉस की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है? उसमें जो आता है, हम कैसे कराते हैं? मान लो इसको क्रॉस कराते हैं इससे, यस, ऐसे क्रॉस कराते हैं डायहाइब्रिड वाले में, तो उसमें हमारे पास क्या आता है बेटा? उसमें हमारे पास जो रेशियो आती है, ये क्या है मुझे बता? ये आता है टॉल राउंड, यस। ये क्या है सर? ड्वार्फ रिंकल्ड है, यस। तो जो रेशियो आती है वो ऐसी आती है। इसके कितने गैमेट आएंगे बता? ये टॉल राउंड है ना, तो मेरे पास ये रेशियो आती है, टॉल राउंड, फिर सबसे लास्ट में मैं लिख देता हूं ड्वार्फ रिंकल्ड। आपको पता है टेस्ट क्रॉस की क्या रेशियो आती है? फिर मैंने लिख दिया टॉल रिंकल्ड और ड्वार्फ राउंड। अगर मैं यहां रेशियो लिखूं तो मेरे पास 4 बार 1 आएगा, यस। तो 4 बार मेरे पास क्या आ गया? 1 आ गया, है ना। ये रेशियो आ गई टेस्ट क्रॉस की। क्लियर है? तो नॉर्मल डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बता दिया, है ना। नॉर्मल डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बता दिया, और मैंने बता दिया आपको टेस्ट क्रॉस के बारे में। तो रेशियो में मेरे पास 4 बार 1। तो आपको सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा, हम लिंकेज पढ़ाने जा रहे हैं आपको, पर लिंकेज पढ़ाने से पहले क्या आपको पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट के बारे में समझ में आ गया? व्हाट आर पेरेंटल, व्हाट आर रिकॉम्बिनेंट? क्लियर है? जैसे मान लो इसमें भी अगर मैं पूछूं आपसे, तो ये दोनों क्या है सर? ये पेरेंटल है, यस, क्योंकि इसके और इसके जैसे हैं ये दोनों क्या है? रिकॉम्बिनेंट है। ऐसे ही अगर मैं इसमें बात करूं तो ये पेरेंटल है, ये पेरेंटल है, ये दोनों क्या है? रिकॉम्बिनेंट है। ये पेरेंटल है, ये पेरेंटल है। अब मैं आपसे ये कहने जा रहा हूं कि लिंकेज को कैसे पढ़ोगे, लिंकेज से क्या होगा? क्रॉस करा के तो देखना पड़ेगा। टीएच मॉर्गन ने ड्रोसोफिला में क्रॉस कराए थे, यस। उस क्रॉस को पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे? लिंकेज के कुछ बेसिक आपके कॉन्सेप्ट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे उसको देखते हैं, पर आपके दिमाग में लिंकेज का मीनिंग बैठ जाना चाहिए, पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट का मतलब बैठ जाना चाहिए, और उसके अलावा आपको यह समझ में आना चाहिए कि लिंकेज की स्टडी करने के लिए हम दो तरह के क्रॉस यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज नॉर्मल डायहाइब्रिड क्रॉस। मैं आपसे पूछूं मोनोहाइब्रिड में लिंकेज पढ़ सकते हैं? कैसे पढ़ सकते हो? नहीं पढ़ सकते। एंड टेस्ट क्रॉस, पर आपको टेस्ट क्रॉस और ये पढ़ने से पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नॉर्मल डायहाइब्रिड क्रॉस की फिनोटिपिक रेशियो ये आती है और टेस्ट क्रॉस की ये आती है, क्योंकि लिंकेज की वजह से ये रेशियो डेविएट कर जाएगी। व्हाट इज मीनिंग ऑफ डेविएट? अलग आ जाएगी, यस और नो? यस। तो कहीं ना कहीं ये रेशियो बदल जाएगी, ये वाली बदल जाएगी। तो हम यही चीज आपको समझा रहे हैं कि टेस्ट क्रॉस और नॉर्मल डायहाइब्रिड क्रॉस की स्टैंडर्ड रेशियो अकॉर्डिंग टू मेंडल ये है और ये है।
लेकिन लिंकेज की वजह से ये रेशियो बदल जाएगी। कैसे बदलेगी देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक बार टेस्ट क्रॉस की बात करते हैं। क्या बात करेंगे? टेस्ट क्रॉस की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला केस ले लेते हैं, लिंकेज है ही नहीं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। लिंकेज ना होने का क्या मतलब है। मान लो यहां मैंने लिख दिया कैपिटल टी, यहां क्या लिख दिया स्मॉल टी, यहां क्या लिख दिया कैपिटल आर, और यहां क्या लिख दिया स्मॉल आर। इसका मतलब अलग अलग लोकस है, इसका लोकस और ये लोकस अलग अलग क्रोमोसोम पे, इसको क्या लिखेंगे? लिंकेज एब्सेंट है। तो जरा देखें, लिंकेज एब्सेंट का क्या मतलब है? कैपिटल टी एंड कैपिटल आर ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम। यस, किस पर है? डिफरेंट क्रोमोसोम पे। यस, ठीक है बेटा, ठीक है, यस। अब इससे क्या होगा, देख बेटा मेरी बात समझ। मान ले तेरे पास ये लिखा हुआ मैंने, ये क्या है सर? टॉल राउंड है। इसको क्रॉस करा रहे हैं इससे, ये क्या है? ड्वार्फ रिंकल्ड। अब मुझे तेरे को एक चीज समझानी है। अगर टी और आर अलग अलग क्रोमोसोम पे हैं, इसका मतलब है लिंकेज एब्सेंट है। इसका क्या मतलब है? लिंकेज नहीं है। और अगर लिंकेज नहीं होगी तो क्या होगा सर? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा। क्या होगा? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा। यस। तो अगर मैं तेरे से पूछूं मुझे इसके गैमेट बता, इसके गैमेट बता, यही तो है ये। इसके गैमेट बता, यही तो लिखा है ये। तो इसके गैमेट आएंगे, क्या गैमेट आएंगे देख, टी के साथ कैपिटल आर, मतलब इस टी के साथ कैपिटल आर, टी के साथ स्मॉल आर भी आ सकता है, स्मॉल टी के साथ कैपिटल आर, और स्मॉल टी के साथ स्मॉल आर। ये चार गैमेट आएंगे। ठीक है, इसके गैमेट क्या आएंगे? इसके एक ही आ सकता है, स्मॉल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। अब मैं तेरे से पूछूं, मुझे बता ये क्या आएगा? सर ये टॉल राउंड आएगा। यस। ये क्या आएगा? सर ये ड्वार्फ रिंकल्ड आएगा। यस। ये क्या आ गया? टॉल के साथ क्या लिखा है? ये आर है ना, टॉल के साथ रिंकल्ड। और ये क्या आ गया? ड्वार्फ के साथ राउंड। अब मैं तेरे से एक सवाल पूछ रहा हूं, मुझे बता ये पेरेंटल कौन सा है इसमें से? पेरेंटल बता। ये पेरेंटल है, हाँ सर ये भी पेरेंटल है। ये दोनों क्या है? रिकॉम्बिनेंट। बता, है कि नहीं है? यस सर। तो मैं तेरे से अगर ये कह रहा हूं तो इसमें मुझे एक चीज बता, रेशियो क्या आ गई? सर ये चारों 1-1 आ जाएंगे। तो पेरेंटल कितने परसेंट आ गए? पेरेंटल आ गए 50%। रिकॉम्बिनेंट कितने आ गए? 50%। तो इसका मतलब अगर लिंकेज नहीं है, टी और आर अलग अलग क्रोमोसोम पे है, ठीक है, उस वक्त क्या होगा? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसके कितने गैमेट बनेंगे? इसके कितने गैमेट बनेंगे? 4। एक ये, फिर ये, फिर ये, और फिर ये। इसके एक ही गैमेट बनेगा टी आर। तो मेरे पास ये टॉल राउंड है, पेरेंट जैसा है, ड्वार्फ रिंकल्ड है, पेरेंट जैसा है। तो पेरेंटल कितने आ गए? 50%, क्योंकि 4 में से देखो 1 2 3 4, 1 और 2 पेरेंटल है, 4 में से 2 पेरेंटल है। ऐसे रिकॉम्बिनेंट कितने आ गए? 50%। ये पहला केस है जब लिंकेज नहीं है, केस 1। ऐसा भी हो सकता है कि लिंकेज है, जैसे फॉर एग्जांपल ये देख लो, ये देखो। अच्छा, ये आपको एक चीज दिख रही है, यहां मैंने एक क्रोमेटिड और एक बनाया है, यहां मैंने 2 बना दिए हैं। फर्क दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा? हाँ सर, क्योंकि ये G1 फेज का बना दिया, G2 फेज का बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपसे कह रहा हूं लिंकेज है और क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई। अब मैं आपसे पूछूं, जरा क्रॉस कराते हैं। इसको आप कैसे लिख सकते हो? सर इसको ऐसे लिख दे भाई, इस वाले को या इस वाले को ऐसे ही लिख सकते हैं, चाहे वो G1 का है G2 का है। भाई G2 में 2 क्रोमेटिड आगे लिखोगे तो ऐसे ही। हाँ सर, इसको मान लो टेस्ट क्रॉस करा रहे हैं। ये कौन सा क्रॉस है? टेस्ट क्रॉस है ना। अब इसके गैमेट कितने बनेंगे? ध्यान से सुन, ए के साथ हमेशा बी आएगा, एक गैमेट ये आ गया, और स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी आएगा।
मतलब गैमेट कौन से आ गए, एक ए बी आ गया, स्मॉल ए स्मॉल बी। क्या कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी वाला आएगा? कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी नहीं आ रहा है। स्मॉल ए के साथ क्या कैपिटल बी वाला आ रहा है? वो भी नहीं आ रहा। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं, बताओ। ठीक है, क्लियर है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये वाले गैमेट क्यों नहीं बने, क्योंकि ए के देख इधर सुन, ए और बी दोनों एक साथ है, लिंकेज है। तो क्या होगा, मेरी बात सुन, जैसे ये ए, ये स्मॉल बी उधर चला जाता है, कैपिटल बी इधर से क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, वो नहीं हो रही है। तो गैमेट क्या आएगा, ए के साथ बी ये आ गया, स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी आ गया, कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी वाला नहीं बना, और स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी वाला नहीं बना। तो इसका मतलब इसके गैमेट यही बनेंगे, और इसके वाले क्या बनेंगे, स्मॉल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। तो ये दोनों पेरेंटल जैसे नहीं है, यस। और अगर मैं ये वाले गैमेट बनाता, कौन से, ये बनाता ना, कैपिटल ए और स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी, तो यहां पर अगर मैं इसके गैमेट यहां भरता, ये तो आए ही नहीं ना, सिर्फ ये दोनों आए, ये आया और ये आया। तो ये दोनों कैसे हैं, पेरेंटल। तो मेरे पास अगर लिंकेज है और क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी तो पेरेंटल 100% आ रहे हैं, और रिकॉम्बिनेंट कितने आ रहे हैं, 0%। इससे मुझे एक आइडिया लग गया, लिंकेज क्या करती है, नए कॉम्बिनेशन नहीं बनने देती। लिंकेज क्या करती है, कैन प्रिवेंट न्यू कॉम्बिनेशन, प्रिवेंट रिकॉम्बिनेंट। और वो क्या करती है, पेरेंटल बढ़ाती है, पेरेंट जैसे बढ़ाती, क्योंकि पिछले वाले में जब लिंकेज नहीं थी तो पेरेंटल 50 था, रिकॉम्बिनेंट 50 था। यहां लिंकेज है और क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, ये इधर चला जाता है, ये इधर चला जाता है, तो कुछ रिकॉम्बिनेंट बन जाते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई, तो रिकॉम्बिनेंट 0, पेरेंटल 0। अब जरा एक और केस देखते हैं, क्रॉसिंग ओवर करा के देखते हैं तो क्या होगा, देख लेते हैं। हमने ये इस तरीके से बना दिया, हमने ये इस तरीके से बना दिया, ठीक है सर, क्लियर है। अब हमने क्या किया, ये देखो, ध्यान देना बेटा, ये हमने ऐसे बना दिया, ठीक है। जरा देखो, यहां पर कैपिटल ए है, यहां कैपिटल बी है, यहां कैपिटल ए और कैपिटल बी होगा, क्योंकि ये और ये एक दूसरे की कॉपी होते हैं। यहां स्मॉल ए स्मॉल बी है, यहां स्मॉल ए स्मॉल बी। अब क्रॉसिंग ओवर कराओ, क्या कराना आपने, क्रॉसिंग ओवर कराना। तो मुझे आपसे क्रॉसिंग ओवर का क्या मतलब है, ये देख, ऐसा कुछ। तो क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या है, इसके बीच में एक्सचेंज होगा। तो जैसे ये ए और बी यहां है, यस, यहां कैपिटल ए है, तो यहां क्या आ गया, यहां क्या आ गया, कैपिटल बी, यहां स्मॉल बी आ गया, और ये क्या है, स्मॉल बी, और यहां क्या है मेरे पास, स्मॉल ए है। कुछ उल्टा कर दिया हमने ना, ओहो। देखो, गलत लिख दिया है, स्मॉल ए स्मॉल ए, स्मॉल बी स्मॉल बी। अब देख बेटा, मेरी बात सुन ध्यान से, देख, यहां स्मॉल ए है, यहां स्मॉल ए है, ये कैपिटल ए ये रहा, कैपिटल ए ये रहा, स्मॉल ए ये रहा, स्मॉल ए ये रहा। अब इन दोनों के बीच में एक्सचेंज हो रहा है, इसको अपने क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। अब जरा समझ, मैं यहां पर ये लिख रहा हूं, ये किसका जीनोटाइप लिखा, इसका, ठीक है। इसको मैं करा रहा हूं इससे क्रॉस, तो ये क्या है सर, आप टेस्ट क्रॉस करा रहे हो, यस। अगर कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं थी, अगर कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं थी, तो मेरे पास गैमेट्स क्या आते, इसके आते कैपिटल ए, क्या गैमेट्स आते, कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। मतलब कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी, भाई ये दोनों तो सेम है ना, कैपिटल ए कैपिटल बी और ये सेम है, स्मॉल ए स्मॉल बी ये सेम है, ये आ जाते। और इससे मैं लिख देता स्मॉल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। और अगर क्रॉसिंग ओवर हो गई है,
किसकी बात कर रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं, इसकी क्रॉसिंग ओवर हो गई है, ठीक है। तो अगर अपने पास क्रॉसिंग ओवर हो गई है, क्रॉसिंग ओवर हो गई है, तो गैमेट में कैपिटल ए कैपिटल बी तो आएगा ही। देख बेटा, ये वाला एक साइड और ये वाली साइड तो आएगी ही, लेकिन इस कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी, ये देख कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी, और इस स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी, ये दिख रहा है तेरे को, ये हो गया। अब इसमें तू फिल कर दे ये स्मॉल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। तो तुझे एक चीज समझ में आ रही है कि क्रॉसिंग ओवर अगर नहीं हुई तो पेरेंटल वाले ज्यादा आएंगे, क्रॉसिंग ओवर हो गई तो रिकॉम्बिनेंट आ जाते हैं। यस और नो? यस सर। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि क्रॉसिंग ओवर नहीं होती तो ऑल पेरेंटल आए, यस। और अगर क्रॉसिंग ओवर हो गई, अगर क्रॉसिंग ओवर हो गई तो मेरे पास दोनों तरह के गैमेट आए, पेरेंटल भी आए और रिकॉम्बिनेंट भी आए। यस, रिकॉम्बिनेंट भी आए। अब सवाल यह उठेगा कितने कितने आएंगे। पहला केस मैंने आपको बताया, ध्यान सुनना, पहला केस मैंने आपको बताया कि मैंने कहा कि यार इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, मतलब अलग अलग क्रोमोसोम पे है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में हमारे पास पेरेंटल कितने हैं 50 और रिकॉम्बिनेंट कितने हैं 50। और मैंने ऐसा बोला कि लिंकेज है, और ऐसी लिंकेज जिसमें कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं है तो उसमें पेरेंटल कितना 100 और रिकॉम्बिनेंट कितना है 0। अब जो भी आएगा, मेरी बात सुनना, जो भी आएगा कि लिंकेज है और क्रॉसिंग ओवर हुई है, वो इसके और इसके बीच में आएगा, मतलब 50 से ज्यादा आएगा और 100 से कम आएगा। यहां 0 से ज्यादा आएगा, 50 के बीच में आएगा। कैसे, क्या क्या मतलब मैं बोलना चाह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं बेटा आपको कि अगर लिंकेज है और क्रॉसिंग ओवर ना हो तो सारे के सारे पेरेंटल आते हैं। लिंकेज है, क्रॉसिंग ओवर हो तो पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट दोनों आते हैं। हमने दो एक्सट्रीम केस ले लिए, एक अलग अलग क्रोमोसोम पे है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसमें पेरेंटल 50 रिकॉम्बिनेंट 50। दूसरा केस ये है बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक है, इतनी ज्यादा पास है कि क्रॉसिंग ओवर ही ना हो, उसमें पेरेंटल कितने 100 और रिकॉम्बिनेंट 0। तो हम यहां पर ये देख सकते हैं बेटा, हम यहां पर ये देख सकते हैं, ध्यान से देखना, हम यहां पर ये देख सकते हैं कि क्रॉसिंग ओवर एग्जैक्टली होती क्या है। जैसे मान लो यहां ए है, यहां बी है, यहां ए है और यहां क्या है बी है, यहां स्मॉल ए है, स्मॉल बी, यहां स्मॉल ए है, यहां स्मॉल बी। अब अगर आप ध्यान से देखो इसको, हमने ऐसे कर दिया, ऐसे। तो मैं आपको ये कह रहा हूं बेटा, मैं आपको ये कह रहा हूं कि यहां पर कैपिटल ए आ गया, यहां पर कैपिटल बी आ गया, यहां कैपिटल ए ही है, यहां स्मॉल ए है, यहां स्मॉल ए है, यहां क्या है स्मॉल बी है। अब ये पार्ट एक्सचेंज हो रहा है ना, आप देख पा रहे हो, ये वाला हिस्सा इधर आ गया, ये वाला पार्ट इधर आ गया, तो उसकी वजह से यहां पर मान लो मैं लिख दूं स्मॉल बी और यहां लिख दूं कैपिटल बी। तो क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्रोमोसोम ऐसे हो जाते हैं, आप देखो ऐसे हो गए, ये जुड़े रहेंगे अभी ये। और क्रॉसिंग ओवर होती कब है? पैकेटीन में। कब होती है? पैकेटीन में। देख बेटा मेरी बात समझ, देख यहां कैपिटल ए है, कैपिटल बी है, यहां कैपिटल बी है, यहां स्मॉल बी आ गया, यहां पर ये वाला पार्ट यहां चला गया और ये वाला पार्ट यहां चला गया। अब यहां पे स्मॉल ए है तो यहां क्या आ गया कैपिटल बी, यहां स्मॉल ए है तो स्मॉल बी। तो एक गैमेट ये बन गया कैपिटल ए कैपिटल बी, एक गैमेट ये बन गया कैपिटल ए स्मॉल बी, एक गैमेट ये बन गया स्मॉल ए कैपिटल बी, और एक गैमेट ये बन गया स्मॉल ए स्मॉल बी। इसीलिए कह रहा हूं कि रिकॉम्बिनेंट आ जाते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर अकर इन कौन सी फेज में होता है? पैकेटीन में। रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेंट बनते हैं, रिकॉम्बिनेंट फॉर्म, या मैं लिख सकता हूं रिकॉम्बिनेंट इंक्रीज। इतनी बात समझ में आ रही है? अब यहां पर एक पॉइंट है जो आपको समझना पड़ेगा। क्रॉसिंग ओवर क्या है बेटा? एक तरह का कट लग रहा है। ऐसे कट कैसे लग रहा है? मतलब आप जरा सोचो, इन दोनों के बीच में इतना डिस्टेंस है, ऐसे डिस्टेंस है, यहां देखो डिस्टेंस है। अगर मैं ये पीस यहां से काटूं और ये यहां से काटूं और ऐसे लगा दूं, ये वाला पीस यहां से काट कर और ये आपस में एक्सचेंज कर दूं,
ये किस बात पे डिपेंड करता है कि इनके बीच में कितना डिस्टेंस है। आप खुद से सोचो भाई, मुझे अगर ये वाला पीस, ये वाला, ध्यान सुन बेटा, मुझे ये वाला जो नीचे पीस है ये, इसको इधर लगाना और इसको इधर लगाना है। अगर ये डिस्टेंस ज्यादा है, ए और बी के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, तो चांस ज्यादा है ना कि बीच में से कट लगेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल में दिखाता हूं, जैसे आप ये देखो, यहां पर मान लो ए है और यहां बी है, यहां ए है, यहां बी है, यहां स्मॉल ए स्मॉल बी है, स्मॉल ए स्मॉल बी है। आप यहां देख पा रहे हो, आपको फर्क दिख रहा है ऊपर और नीचे डायग्राम में? यहां डिस्टेंस क्या है? लेस डिस्टेंस है। यहां डिस्टेंस क्या है? ज्यादा डिस्टेंस है। अगर यहां पर ज्यादा डिस्टेंस है, यहां पर कम डिस्टेंस है, यहां ज्यादा डिस्टेंस है, तो आप देख सकते हो कि जितना, ध्यान सुनो बेटा, आपको समझना पड़ेगा इस बात को, आपको यह समझना पड़ेगा कि अगर कम डिस्टेंस है लिंक जीन के बीच में, तो इसके बीच में ये कट लगने के चांसेस भी तो कम है। कट मतलब क्रॉसिंग ओवर होने के चांस भी तो कम है। यहां डिस्टेंस ज्यादा है तो ज्यादा चांस है कि ये आसानी से एक्सचेंज हो जाएगा। तो यहां पर लिख सकता हूं लेस चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, लेस चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब लेस रिकॉम्बिनेंट। यहां पर रिकॉम्बिनेंट कम बनेंगे, यहां पर मोर चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, ज्यादा चांस है किसका? क्रॉसिंग ओवर का। यहां पर ज्यादा रिकॉम्बिनेंट बनेंगे। क्लियर है? ज्यादा क्या बनेंगे? रिकॉम्बिनेंट बनेंगे। क्लियर? तो हमने यहां पर क्लियर कर दिया है, मीनिंग ऑफ क्रॉसिंग ओवर बता दिया आपको। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर कब होता है? पैकेटीन में। क्रॉसिंग ओवर कब होता है? पैकेटीन में। ठीक है, क्लियर है? और क्रॉस रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर क्या है? रिकॉम्बिनेंट बनते हैं। यस, ठीक है। और रिकॉम्बिनेंट क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं। क्लियर है? बताइए, क्लियर है? सोच लो। ठीक है, आगे की बात करते हैं। अब आओ, अब जरा ये समझो, अगर मैं आपसे कहूं, ध्यान सुने, मैं आपसे कहूं एक ऐसी लिंकेज है जिसमें कोई क्रॉसिंग ओवर ना हो और मैं उसका टेस्ट क्रॉस करा रहा हूं, तो उसमें रेशियो ऐसी तो आएगी। ठीक है, जिसमें पेरेंटल कितने आएंगे? पेरेंटल आएंगे 100% और रिकॉम्बिनेंट कितने आ रहे हैं? 0%। मेरा कहने का मतलब है कि मान लो, इधर देखना बेटा, मान लो मैंने ये इस तरीके से समझ लिया, ऐसा कुछ बना दिया, ये G2 फेज के क्रोमोसोम है। ठीक है, मेरे पास, मैं ये कह रहा हूं बेटा, मेरे पास मान लो ये ए जीन है, मेरे पास ये स्मॉल ए है, मेरे पास ये कैपिटल बी है और मेरे पास ये स्मॉल बी है। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो ए है मान लो वो यहां है और ये जो बी है वो इतनी ज्यादा पास है। आप देख पा रहे हो, ये स्मॉल ए जो है वो यहां है मान लो, और स्मॉल बी मान लो यहां है, ऐसे। तो ये इतने ज्यादा पास हैं, आप खुद देख सकते हो, ये इतने ज्यादा पास हैं कि क्रॉसिंग ओवर, मान लो यहां ए होता, यहां बी होता, यहां स्मॉल ए होता, स्मॉल बी होता, चांस ही नहीं है कि बीच में से कट लगे। तो उसमें पेरेंटल 100% रिकॉम्बिनेंट इसमें। और मान लो अगर लिंकेज ही नहीं है, लिंकेज ना होने का मतलब क्या है? ए इस पे बी इसमें है, उस केस में रेशियो क्या आएगी? टेस्ट क्रॉस की चारों 1 आ जाएंगे। तो पेरेंटल कितने आ जाएंगे सर? 50%। और रिकॉम्बिनेंट कितने आ जाएंगे? 50%। यस। अब व्हाट इज इनकंप्लीट लिंकेज? इनकंप्लीट लिंकेज होता है कि लिंकेज है बट क्रॉसिंग ओवर भी होगी। और यहां पर आपको समझना पड़ेगा, अगर क्रॉसिंग ओवर होगी तो रिकॉम्बिनेंट, आप देखो मैं आपको समझाता हूं इसका क्या मतलब हुआ, इस वाले डायग्राम का इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि लिंकेज है बट क्रॉसिंग ओवर होगी। तो अगर लिंकेज नहीं है तो पेरेंटल कितने आ रहे हैं सर? 50 और रिकॉम्बिनेंट 50 आ रहे हैं। लिंकेज है, क्रॉसिंग ओवर नहीं, तो 50 केस में। तो इसका मतलब क्या है? मैं यहां पे कुछ रेशियोज लिखता हूं, ऐसे देखो, इसमें ये साइड वाले पेरेंटल है, तो पेरेंटल कितना हो गया? 6/8 हो गया, टोटल ये 8 है। यस, तो ये कुछ पेरेंटल आ गया 75%। यस, और यहां पे रिकॉम्बिनेंट कितना आ गया? 25। यस, आपको समझ में आ रही है? आप देखो,
मान लो हम और लिख देते हैं, यहां पर एक रेशियो और लिख दूं आपके लिए ऐसे, तो यहां पर पेरेंटल कितना आ गया, सम कितना है 16, तो 14/16, तो ये कुछ 87.5 आ गया। और यहां रिकॉम्बिनेंट कितना आ गया, ये आ गया 12.5 टाइप से। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां रिकॉम्बिनेंट, सुन ध्यान से बेटा, यहां पेरेंटल 75 है या 87.5 है। क्लियर है ना? ठीक है, तो इसको थोड़ा ऊपर नीचे कर देते। ऊपर नीचे क्यों करते हैं अभी बताता हूं। मान लो मैंने ये रेशियो लिख दी, इसमें ये साइड वाले क्या है, पेरेंटल, तो पेरेंटल आ गया कितना 75%, रिकॉम्बिनेंट कितना आ गया 25%। यहां पर मैंने एक वैल्यू ये लिख दी, यहां पे पेरेंटल कितना आ गया आप निकाल सकते हो, इन दोनों को सम करो 14 आएगा, टोटल 16 आएगा, तो ये 14/16 ये आ गया। सर ये क्यों लिख रहे हो, रेशियो रैंडम है, पर ध्यान ये रखना है रिकॉम्बिनेंट कम है, पेरेंटल ज्यादा है, और रिकॉम्बिनेंट कितना आ गया 12.5%। मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे जैसे ये वाला केस कौन सा है, ध्यान सुन, ये वाला केस कौन सा है, कैपिटल ए यहां है तो स्मॉल ए यहां है, कैपिटल बी यहां है, स्मॉल बी यहां है, ये है लिंकेज नहीं है, तो उस केस में पेरेंटल और ये इतने इतने आएंगे। अब ये वाले में क्या है कि इतना ज्यादा पास है, मतलब इतना ज्यादा पास है इसमें कि मेरे पास आप देखो इतना ज्यादा पास है, मतलब मान लो यहां कैपिटल ए है और यहां कैपिटल बी है, तो यहां कैपिटल ए कैपिटल बी, यहां स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल ए स्मॉल बी, इतने ज्यादा पास है कि क्रॉसिंग ओवर ना हो। लेकिन जैसे जैसे मैं डिस्टेंस बढ़ाऊंगा, ये देखना, अब ये इस वाले के लिए ये है, जैसे जैसे मैं डिस्टेंस बढ़ाऊंगा, ठीक है, जैसे मान लो हमने यहां पर लिख दिया कैपिटल ए, ठीक है, क्लियर है ना? ये देखो यहां मान लो कैपिटल ए लिख दिया, यहां मैंने कैपिटल बी लिख दिया, यहां कैपिटल ए है यहां कैपिटल बी है, यहां स्मॉल ए स्मॉल बी है, स्मॉल ए स्मॉल बी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर मैं ये डिस्टेंस बढ़ाऊंगा तो चांस ऑफ क्रॉसिंग और बढ़ेगा, तो रिकॉम्बिनेंट इंक्रीज होंगे। तो अगर मैं इसको और नीचे ले लूं तो ये वैल्यू है, थोड़ा ऊपर करूंगा तो ये है, इतना ज्यादा पास कर दूं तो ये है। तो आपको एक चीज एक चीज दिख रही है कि जो रिकॉम्बिनेंट है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, बता, ये क्या है सर, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये क्या है मिनिमम वैल्यू है। तो रिकॉम्बिनेंट किसके बीच में आते हैं सर, 0 से 50 के बीच में। 0 का क्या मतलब है, कंप्लीट लिंकेज, 50 का क्या मतलब है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इनकंप्लीट लिंकेज 0 से 50 के बीच में। पेरेंटल क्या होते हैं, 50 उसकी क्या है मिनिमम वैल्यू, 100 क्या है मैक्सिमम, तो ये मिनिमम है और ये क्या है मैक्सिमम, यस और नो। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि जैसे जैसे डिस्टेंस कम हो रहा है, जैसे जैसे क्या बढ़ रही है, लिंकेज इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे अगर आप ध्यान से देखो डिस्टेंस घट रहा है, रिकॉम्बिनेंट घट रहा है। तो कहीं ना कहीं हम ये चीज बोल सकते हैं, यहां पर ये चीज बोल सकते हैं आपके लिए कि जो लिंकेज होता है, ध्यान से सुनेंगे बेटा, यहां पर ये चीज बोल सकते हैं कि जो लिंकेज होता है, लिंकेज क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिकॉम्बिनेंट के। मतलब क्या हुआ, जितनी ज्यादा लिंकेज होगी, मोर इज लिंकेज, मतलब मोर इज लिंकेज का मतलब जीन कितनी पास है, मोर क्लोजर इज जीन, तो क्या होगा, पेरेंटल क्या हो जाएंगे बेटा, पेरेंटल इंक्रीज हो जाएंगे और रिकॉम्बिनेंट क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। यस और नो, यस, ठीक है। मैं आपसे कहूंगा कि टू ओवरकम लिंकेज, ओवरकम मतलब लिंकेज को खत्म करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रॉसिंग ओवर करना पड़ेगा, यस और नो। और क्रॉसिंग ओवर क्या बढ़ाती है, इंक्रीज रिकॉम्बिनेंट, यस। तो मैं लिख सकता हूं मोर इज डिस्टेंस, जितना ज्यादा डिस्टेंस है बिटवीन लिंक जीन, जितना ज्यादा डिस्टेंस है लिंक जीन के बीच में, मोर चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर,
इज इक्वल टू जितना ज्यादा डिस्टेंस है लिंक जीन के बीच में उतना ज्यादा चांस है क्रॉसिंग ओवर के, मतलब उतना ज्यादा चांस है, उतने ज्यादा क्या आएंगे, रिकॉम्बिनेंट आएंगे। यस और नो? मान लो मैं कहता हूं, ध्यान से देखो, इधर देखो, अगर यहां पर रिकॉम्बिनेंट 12.5 है, यहां पर 25 है, इसका मतलब किस केस में ज्यादा डिस्टेंस है लिंक जीन्स के, इसके बीच में। अब यहां पर 50 है, इसका मतलब ये इतनी दूर है कि अलग क्रोमोसोम पे है, यहां पर इतनी पास है कि चांस ही नहीं है क्रॉसिंग ओवर का। तो क्रॉसिंग ओवर का चांस किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे। अगर बिल्कुल चांस नहीं है तो कंप्लीट लिंकेज, अलग ही क्रोमोसोम पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्रोमोसोम पर है और चांस है इनकंप्लीट लिंकेज। और जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा चांस, उतने ज्यादा क्या बनेंगे, रिकॉम्बिनेंट। यस और नो? यस सर। अब आओ आगे। तो लिंकेज इज एक्सेप्शन ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की क्या एक्सेप्शन है, लिंकेज। इन टेस्ट क्रॉस इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अगर हो रहा है तो पेरेंटल कितना है 50 और रिकॉम्बिनेंट कितना है 50, खुद से भरोगे तो अच्छा होगा। लिंकेज क्या डिक्रीज करती है, क्या डिक्रीज करती है, रिकॉम्बिनेंट। लिंकेज क्या इंक्रीज करती है, पेरेंटल। लिंकेज को कैसे ओवरकम कर सकते हैं, क्रॉसिंग ओवर से। क्रॉसिंग ओवर इंक्रीज क्या करेगा, रिकॉम्बिनेंट, डिक्रीज पेरेंटल। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं क्रॉसिंग ओवर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिकॉम्बिनेंट। यस और नो? यस। यस। और लिंकेज का मतलब स्ट्रॉन्ग लिंकेज, या मतलब कितना क्लोज है, हाउ क्लोज, हाउ क्लोज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। यस और नो? सॉरी सॉरी सॉरी, यस और नो बताओ। यस, ये पॉइंट्स है। तो आराम से नोट्स बना के पढ़ोगे, चीजें समझ आएंगी, 2 बार भी देख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर है? यस, ठीक है बेटा। तो लिंकेज को लेके इतना काफी है। अब मैं यहां से एक चीज बताता हूं आपको, लिंकेज मैप। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, देखो मुझे बताना। मान लो मैंने एक क्रोमोसोम बना दिया ऐसे, ध्यान सुनना। मान लो मैंने ये क्रोमोसोम ऐसे बना दिया, ठीक है। अब इस क्रोमोसोम पर मेरे पास ये ए जीन है, ठीक है ना। इस क्रोमोसोम पर मेरे पास ये क्या है, ए जीन है, ये मेरे पास बी जीन है, तो ये दोनों लिंक जीन है। यस सर। अगर मैं कह रहा हूं, ध्यान सुने, मैं कह रहा हूं कि अगर इस पर रिकॉम्बिनेंट 30% आते हैं, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि भाई इसमें पेरेंटल कितने आएंगे सर, 70% आएंगे। इसका मतलब है कि क्रॉसिंग ओवर होगी, लिंकेज है और क्रॉसिंग ओवर होगी। तो एक साइंटिस्ट थे जो स्टूडेंट थे मॉर्गन के, उनका नाम था स्टर्टीवेंट। ये स्टर्टीवेंट कौन थे, ये स्टूडेंट थे मॉर्गन के। ये मॉर्गन कौन है, जिन्होंने लिंकेज पे काम किया, तो स्टूडेंट ऑफ टीएच मॉर्गन। इन्होंने एक रिलेशन बना दिया। देखो मुझे कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है, जितना चांस है क्रॉसिंग ओवर का उतने ही रिकॉम्बिनेंट आएंगे। तो इसने क्या किया, इन्होंने क्या किया, स्टर्टीवेंट ने, इन्होंने क्या किया, रिलेटिव डिस्टेंस। रिलेटिव का क्या मतलब होता है, जैसे मान लो मैं यहां खड़ा हूं, मेरा दोस्त यहां खड़ा है, एक्चुअल डिस्टेंस हो सकता है 40 सेंटीमीटर का हो। रिलेटिव का मतलब है मैंने एक रिलेटिव डिस्टेंस ले दिया। मैंने कहा कि मेरे और मेरे दोस्त के बीच में 1 हाथ का डिफरेंस है, रिलेटिव है। 1 हाथ भी ना लेके मैं एक कोई वर्ड यूज कर दूं, ठीक है, तो इतना है। तो फिर मान लो 40 है और उससे कोई और खड़ा है 60 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब उससे वो दोस्त 3 हाथ के डिफरेंस। मतलब मैं क्या कर रहा हूं, रियल डिस्टेंस नहीं निकाल रहा, रिलेटिव निकाल रहा हूं। रिलेटिव मतलब कौन जीन किसके पास है। जैसे मान लो ए और बी, इसमें रिकॉम्बिनेंट 30 है, तो पेरेंटल कितना हो गया, 70%। तो इन्होंने क्या किया, रिलेटिव डिस्टेंस कैलकुलेट किया। रिलेटिव डिस्टेंस क्या किया, कैलकुलेट किया। इन्होंने एक यूनिट बना दी। उन्होंने कहा कि काम करते हैं 1% रिकॉम्बिनेंट, 1% रिकॉम्बिनेंट को हम लिखते हैं 1 मैप यूनिट, या हम लिख देते हैं 1 सेंटीमॉर्गन। मतलब एक तरीके का रिलेटिव डिस्टेंस बना दिया लिंक जीन के बीच में।
जो क्रोमोसोम पे दिखा सकते हैं, ऐसा कर दिया। तो अगर आप ध्यान से देखो, किसी एक क्रोमोसोम पर कई जीन हो सकती हैं। जैसे मान लो मैंने कहा ये ए है, ए और बी के बीच में मान लेते हैं 10% का रिकॉम्बिनेंट है, बी और डी के बीच में मैंने लिख दिया 20%। तो इस ए की पोजीशन, बी की पोजीशन, डी की पोजीशन अगर मैं रिलेटिव डिस्टेंस करके बना दूं क्रोमोसोम पर, इसे लिंकेज मैप कहते हैं। तो लिंकेज मैप क्या होता है? किसी एक क्रोमोसोम पर लिंक जीन के बीच का रिलेटिव डिस्टेंस, किस तरीके से वो प्रेजेंट है एक क्रोमोसोम पर। और हम ये समझ पा रहे हैं कि जैसे मान लो मैं लिख सकता हूं ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है? वो 10 सेंटीमॉर्गन है। कितना है बेटा? 10 सेंटीमॉर्गन है। यस। बी और डी के बीच में डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है मेरे पास 20 सेंटीमॉर्गन। यस और नो? यस। तो कहीं ना कहीं लिंकेज मैप क्या होता है, आप समझे? लिंकेज मैप क्या होता है? लिंकेज मैप रिलेटिव डिस्टेंस होता है। किसके बीच में? रिलेटिव डिस्टेंस है किसके बीच में? किसके बीच में? मान लो ए और बी के बीच में रिलेटिव डिस्टेंस 10% है, मतलब 10 सेंटीमॉर्गन। बी और डी के बीच में 20%, मतलब 20 सेंटीमॉर्गन। यस और नो? यस और नो? बताइए। क्लियर है? इसको हमने क्या नाम दे दिया? लिंकेज मैप दे दिया। और ये किसने करा था? सेंटीमॉर्गन ने। देखो मैं आपको एक चीज, एक और क्वेश्चन दिखाता हूं इसमें। और इसमें क्या कर सकते हैं? मान लो क्वेश्चन आ सकता है, ए और बी के बीच में मान लेते हैं 20 सेंटीमॉर्गन है, बी और डी के बीच में हम मान लेते हैं 15 सेंटीमॉर्गन है। तो पूछ सकता है ए और डी के बीच में निकालो। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करोगे? ऐसे एक क्रोमोसोम ड्रॉ करोगे। उसमें क्या करोगे आप? जो मैक्सिमम डिस्टेंस है ए और बी के बीच में, अपने ने लिख दिया 20 सेंटीमॉर्गन। बी और डी के बीच में कितना है? 15 सेंटीमॉर्गन। यस। ए और डी के बीच में कितना आ सकता है? सर 20 प्लस 15 कितना आ गया? 35 सेंटीमॉर्गन। इसको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। इसको मैं ऐसे भी बना सकता हूं, ऐसे भी बना सकता हूं। मान लो मैंने लिख दिया ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में मैंने लिख दिया 20 सेंटीमॉर्गन। बी और डी के बीच में यहां मैंने 15 लिख दिया। तो ए और डी के बीच में 5 भी आ सकता है। दोनों तरीके से बना सकते हो आप। ठीक है, दोनों तरीके से बना सकते हो। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा जीन का? ए बी डी, मतलब ए के बाद बी और ए के बाद डी, और ए डी बी। अगर मैं ए डी बी लूंगा ऑर्डर, तो मेरे पास कितना डिस्टेंस आ जाएगा? 5 सेंटीमॉर्गन। और मैं ए बी डी लूंगा तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 35। दोनों कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, कई बार क्वेश्चन में क्या करता है वो ऐसे दे देता है। वो कहता है कि मान लो ए और बी के बीच में 25 सेंटीमॉर्गन है, बी और डी के बीच में वो लिख देगा मान लो 30 सेंटीमॉर्गन है। अब इस केस में एक चीज आपको समझनी पड़ेगी। मान लो ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में मान लो मैंने 25 लिख दिया। यस, ठीक है। अब बी और डी के बीच में मैं अगर इधर जाऊंगा, बी और डी यहां जाऊंगा, तो बी और डी के बीच में मेरे पास कितना हो जाएगा? 35। तो ए और डी के बीच में ये 55 आ जाएगा। पर 55 आ नहीं सकता क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू रिकॉम्बिनेंट की 50 होती है। तो मुझे डी इस साइड बनाना पड़ेगा। तो यहां से यहां 35 है। यस। तो ए और बी 25 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 10। तो ए और डी के बीच में कितना आ जाएगा? 10। और ऑर्डर क्या आएगा? डी ए बी। ये ऑर्डर आएगा, डी के बाद ए के बाद बी। मेरी बात ये क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि रिकॉम्बिनेंट कभी भी 50% क्रॉस नहीं करता। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन करना है हमने। क्लियर है? यस। तो ये हमने क्या बता दिया बेटा? इसके लिए बता दिया। अब इसमें आपका एक टॉपिक पेंडिंग है लिंकेज में, जिसे हम कहेंगे ड्रोसोफिला की जेनेटिक्स। उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कराकर, और नेक्स्ट लेक्चर में छोटे छोटे पार्ट्स में इसको मर्ज करके कंप्लीट ही करेंगे, नहीं तो पार्ट 5 कराएंगे। क्योंकि पॉइंट सिर्फ इतना है बेटा, हम इसको प्रॉपर तरीके से कराएं तो सही रहेगा। अगर हम इसको वैसे करा दें जिसमें मतलब क्वेश्चंस ही ना बने, तो फिर फायदा नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।
और करते हैं इसको आगे। ठीक है बेटा, बाय।